हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ अनूप कुशवाहा। तो टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी फिजिक्स के यूनिट 4 ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 11 में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज की क्लास में जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे वो है ह्यूमन आई डिफेक्ट और इनका करेक्शन। उसके बाद आई पीस पढ़ेंगे। तो दो टाइप का आई पीस है आपके सिलेबस में, हाइगेंस आई पीस और रैम्सडन आई पीस। और लास्ट में देखेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का रिजॉल्विंग पावर एंड रेजोल्यूशन। ठीक है, तो पूरी क्लास आज आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और चूंकि क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए हम सिर्फ इसके थियरी वाले पार्ट को कवर करेंगे। इनके ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल हैं उनके लिए बिल्कुल सेपरेट लेक्चर होगा आपका, लेक्चर नंबर 12। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले डिस्कस करेंगे ह्यूमन आई। तो ये आपका है ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर। और ध्यान रहे कि ये जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर ह्यूमन आई का बनाया है वो फ्रंट व्यू नहीं है बल्कि साइड व्यू है। जैसे हम यहाँ पर जब इस तरीके से इधर देख रहे होंगे तब आपको साइड से जो हमारा ह्यूमन आई ये दिख रहा है वो आई का ये डायग्राम बनाया गया है। यानी सामने से ह्यूमन आई को देखने पर जैसा दिखता है, मतलब जो इस तरीके से आप बनाते हैं आर्ट में स्केच बनाते हैं, तो ये वाला आई हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ये फ्रंट व्यू है। तो फ्रंट व्यू नहीं बल्कि साइड व्यू ऑफ ह्यूमन आई हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। और यहीं से हम डिस्कस करेंगे कि इसका फंक्शनिंग कैसे होता है, कौन कौन से इसके पार्ट हैं और उनका क्या क्या काम है। ठीक है, हाँ अच्छा, आपको डाउट हो रहा है कि ये किसने बनाया है? नहीं, ये हम ही ने बनाया है। किसी दिन टाइम रहा तो आपको बना के हम सामने दिखाएंगे। ठीक है, अभी टाइम को बचाने के लिए हमने पहले से बना रखा है और हमने सोचा कि इससे टाइम बच जाएगा, सिर्फ हमको एक्सप्लेन करना रह जाएगा। ठीक है, हम ही ने बनाया है इसको। देखिए, ये जो ह्यूमन आई होता है वो लगभग स्फीरिकल शेप का होता है, लगभग। तो लगभग स्फीरिकल शेप का होता है। तो इसका जो डायमीटर होता है इसको हम आई बॉल बोलते हैं, है ना। ये जो स्फीरिकल शेप है इसको बोलते हैं आई बॉल। तो ह्यूमन आई का जो आई बॉल होता है वो लगभग स्फीरिकल, हम यहाँ थोड़ा कुछ पॉइंट आउट करते जाएंगे तो आपको नोट करना आसान हो जाएगा। स्फीरिकल शेप का होता है और लगभग 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। ठीक है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो पूरा डायमीटर है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर का एक स्फीरिकल ये शेप होता है ह्यूमन आई। इस ह्यूमन आई का सबसे बाहर का ये जो पार्ट है, सबसे बाहर का, जिसका नाम हमने रखा है स्क्लेरोटिक। इस स्क्लेरोटिक का काम क्या होता है? पहली बात तो स्क्लेरोटिक कैसा होता है, तो ये बहुत ही टफ होता है और वाइट कलर का होता है और ओपेक होता है। यानी इसके अंदर से लाइट इंटर नहीं कर सकती है, ह्यूमन आई के अंदर लाइट इंटर नहीं कर सकती इस लेयर से। और वाइट कलर का होता है, टफ होता है। तो जो हमारे ह्यूमन आई में वाइट वाला पार्ट है हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक और इधर से पूरा इधर तक ये वाइट जो लेयर है, ये सामने वाला पार्ट नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाला जो पार्ट है ये जो उभरा हुआ दिख रहा है वो ब्लैक वाला पार्ट है। तो ब्लैक वाले को छोड़ करके बाकी ये जो वाइट कलर का आपको दिखता है उस वाइट पार्ट को, वो टफ होता है काफ़ी और ओपेक होता है, उसके अंदर से लाइट, मतलब वहाँ से लाइट इंटर नहीं कर सकती है। तो इसी को हम बोलते हैं स्क्लेरोटिक। इसका काम क्या है? तो इसका काम है ह्यूमन आई का ये जो इंटरनल पार्ट है इसको सेफ्टी प्रदान करना। ठीक है, सेफ्टी प्रोवाइड करना। तो ये सेफ्टी प्रोवाइड करती है, मतलब ये काफ़ी टफ होता है। आपने महसूस भी किया होगा कि इस पर कोई थोड़ी बहुत दिक्कत होने से बहुत ज़्यादा मतलब समस्या नहीं आती, बट ये वाला जो पार्ट होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ह्यूमन आई 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर का एक स्फीरिकल शेप होता है जिसको हम आई बॉल कहते हैं। इस आई बॉल का आउटर लेयर वाइट कलर का होता है, बहुत ही टफ होता है और वो इंटरनल पार्ट्स को सेफ्टी प्रोवाइड करता है जिसको हम बोलते हैं स्क्लेरोटिक। क्लियर? ह्यूमन आई का जो फ्रंट पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट वो बल्गिंग होता है। ह्यूमन आई का फ्रंट पार्ट बल्गिंग होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। तो ट्रांसपेरेंट एंड बल्गिंग पार्ट ऑफ फ्रंट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, ट्रांसपेरेंट और बल्गिंग, मतलब ट्रांसपेरेंट का मतलब यहाँ से लाइट इंटर कर सकता है, बल्गिंग का मतलब ये उभरा हुआ है। तो ये जो फ्रंट पार्ट है वो बल्गिंग होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, तो फ्रंट ट्रांसपेरेंट और बल्गिंग पार्ट को कॉर्निया बोलते हैं। यहीं से जो भी लाइट हमारे आंख के अंदर प्रवेश करती है, नेत्र के अंदर प्रवेश करती है, वो यहीं से पास करती है कॉर्निया से।
तो जो ब्लैक वाला पार्ट आप देखते हैं ना, उस ब्लैक वाला पार्ट थोड़ा उभरा हुआ है, और जो भी इमेज वगैरह बनता है हमारे ह्यूमन आई के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने पर, वो लाइट यहीं से इंटर करती है, बाकी और किसी भी जगह से इंटर नहीं करेगी, क्योंकि ये पूरा स्क्लेरोटिक है, और जो आपका स्क्लेरोटिक है वो ओपेक है, तो वहां से लाइट इंटर नहीं करती है। ठीक है, तो फ्रंट और बल्गिंग पार्ट को हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया से ही लाइट ह्यूमन आई के अंदर इंटर करती है। ठीक है, कॉर्निया के पीछे यहां पर एक कलरफुल मेम्ब्रेन होती है, एक कलरफुल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, आइरिस। तो आइरिस क्या है, कलरफुल मेम्ब्रेन या डायफ्राम भी बोलते हैं इसको। और ये जो कलरफुल डायफ्राम है, आइरिस जिसको हम बोलते हैं, ह्यूमन आई का जो कलर होता है वो आइरिस के कलर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ह्यूमन आई जैसे आप जानते हैं कि कहते हैं कि इनकी आंख ब्राउन है या ब्लैक है, या थोड़ा रेयर होता है ब्लू भी होता है। ठीक है, मोस्टली तो ब्लैक ही होता है, बट वो जो ब्राउन, ब्लैक, ब्लू और बहुत ज़्यादा रेयर, ये भी एक केस है, ग्रीन का भी होता है। तो ये जो ह्यूमन आई का कलर होता है वो कलर किसके कलर के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये आइरिस है। मतलब जो हम ब्लैक वाला पार्ट देखते हैं ना, उस ब्लैक वाले पार्ट के अंदर भी एक छोटा सा ब्लैक दिखता है, तो जो एकदम छोटा वाला ब्लैक दिखता है उसके चारों ओर का जो लेयर है, क्योंकि एकदम छोटा वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर है और वो ब्लैक ही दिखेगा। मतलब ह्यूमन आई किसी भी कलर का हो, जो एकदम छोटा वाला पार्ट होता है वो तो ब्लैक ही होता है, बट उसके अगल बगल का ये वाला जो पार्ट होता है ये किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है, और थोड़ा रेयर है कि ब्लू या ग्रीन हो जाए। तो ह्यूमन आई का ये जो कलर होता है वो आइरिस के कलर पर ही डिपेंड करता है, इसलिए हमने यहाँ पर बोला है कलरफुल डायफ्राम। कलरफुल का मतलब कि कलर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ब्लैक से ब्राउन, ब्लू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आइरिस के बीच में एक बहुत छोटा सा होल होता है, छोटा सा होल। उसी छोटे से होल को ही हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल, यानी कि पुतली। इसी को हिंदी में कहते हैं पुतली। तो पुतली या प्यूपिल क्या है, अ स्मॉल होल। ये स्मॉल होल जो है किस लिए यूज किया जाता है, तो देखिए जब आपके ह्यूमन आई में ऐसे लाइट इंटर करती है तो उस लाइट की अमाउंट को कंट्रोल कौन करता है, ये प्यूपिल। ठीक है, तो इट कंट्रोल्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब अगर आपके आंख के अंदर बहुत ज्यादा लाइट इंटर करने लगेगा तो ये प्यूपिल या पुतली अपने आप छोटी हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी तो इसका मतलब कि लाइट को कम पास करने देगी, और कम पास करती है तो ठीक रहता है। इसी तरीके से जब जहां पर लाइट बहुत कम रहेगी, मतलब डिम लाइट जहां पर है, वो वहां पर ये प्यूपिल या पुतली अपने आप बड़ी हो जाती है। अपने आप बड़ी हो जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इंटर करता है, आप जिस भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उसका इमेज यहाँ पर क्लियर बनता है। यानी प्यूपिल या पुतली का काम ये है कि ऑटोमेटिकली ये लाइट की जो भी इंटेंसिटी इंटर कर रही होती है उसको कंट्रोल करने के काम आती है। जैसे आप जानते हैं कि जब कभी आप बहुत धूप में, सपोज आप बहुत धूप में चल रहे हो, जैसे आजकल ये जून का महीना है, मान लीजिए आप धूप में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइट है बाहर, एकदम लाइट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से जब आप कमरे में इंटर करते हैं तो आपको थोड़ी देर के लिए अंधेरा दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। उसका कारण क्या है, कारण ये है कि जब आप तेज धूप में होते हैं तो ये प्यूपिल, ये पुतली अपने आप छोटी हो जाती है ताकि कम से कम लाइट अंदर इंटर करे। उससे क्या होगा, कम से कम लाइट इंटर करने से आपकी आंख जो है वो सुरक्षित बच जाती है। नहीं तो अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा लाइट इसके अंदर इंटर करे, और यहाँ पर जो लेंस है वो कन्वर्जिंग नेचर का लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी का लाइट जब इंटर करेगा तो ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, उस लाइट को कन्वर्ज करके इधर पहुँचाएगा, फोकस करेगा इस सरफेस पर, ये रेटिना है यहाँ पर, तो वो रेटिना डैमेज हो सकता है। तो इस डैमेज से बचाने के लिए नेचर ने हमको ये गिफ्ट दिया है कि ऑटोमेटिकली ये प्यूपिल तेज लाइट में अपने आप छोटी हो जाती है ताकि कम लाइट अंदर इंटर करे, और जहाँ लाइट कम होती है वहाँ पर अपने आप बड़ी हो जाती है। लेकिन ये प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगता है, जिसकी वजह से जब हम तेज धूप से बहुत कम लाइट वाले एरिया में या कमरे में इंटर करते हैं तो हमको थोड़ी देर तक सही से नहीं दिखता है या ब्लैक दिखता है, क्योंकि पुतली बहुत छोटी थी। और कुछ एक सेकेंड के बाद क्या होता है, धीरे धीरे करके वो पुतली अब यहाँ इस कमरे की लाइट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करती है और थोड़ी बड़ी हो जाती है, प्रॉपर लाइट इंटर करने लगती है, हमको फिर से सही दिखने लगता है। ठीक है, ऐसे ही इसी तरीके से क्या होता है, जब सिनेमा हॉल में से आप निकलते हैं बाहर, चूंकि वहाँ पर अंधेरा होता है, उसमें से जब आप बाहर निकलते हैं अचानक,
तो आपको बहुत ज़्यादा चकाचौंध लगता है, बहुत ज़्यादा आपको ब्राइट दिखता है। क्यों? क्योंकि अंधेरे कमरे में आपकी जो पुतली थी, जो प्यूपिल था, वो बहुत छोटा हो गया था, सॉरी बहुत बड़ा हो गया था, है ना। लाइट वहाँ पर कम थी तो वो बहुत बड़ा हो गया था। अब जब आप कमरे से बाहर निकलेंगे तो प्यूपिल जो है अभी भी इसी साइज़ का है और बाहर ढेर सारा मतलब अमाउंट ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा लाइट इंटर करने लगती है तो आपको फिर दिक्कत महसूस होने लगती है। तो थोड़ी देर बाद ब्राइट मतलब बाहर आने के बाद वो प्यूपिल अपने आप फिर से अपने आप को एडजस्ट करती है और छोटी हो जाती है और उतनी ही लाइट को अंदर जाने देती है जितने से आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये जो छोटा सा होल है आइरिस के बीच में, ये छोटा सा होल क्या करता है, कंट्रोल्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कितनी लाइट अंदर इंटर करनी चाहिए उसको यही कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये जो प्यूपिल है और ये आपका जो कॉर्निया है, कॉर्निया और प्यूपिल के बीच में, या ये कह सकते हैं यहाँ पर एक लेंस होता है। अब देखिए ये जो आपका आइरिस है, ये आइरिस के साथ, ये आइरिस मतलब किससे कनेक्टेड है, तो ये सिलियरी मसल्स से कनेक्टेड है। ये मसल्स होती हैं, इसको हम सिलियरी मसल्स बोलते हैं या पक्षमाभी मांसपेशियां बोलते हैं। और सिलियरी मसल से यहाँ पर सस्पेंसरी लिगामेंट्स होती हैं जिससे कनेक्टेड ये एक लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये कॉन्वेक्स लेंस सिलियरी मसल से सस्पेंसरी लिगामेंट की हेल्प से यहाँ पर टिका होता है, सस्पेंडेड होता है। इसको हम बोल सकते हैं आई लेंस। और इस आई लेंस का ये जो आई लेंस होता है, पहली बात ये किस नेचर का होता है, तो ये कॉन्वेक्स नेचर का होता है, कॉन्वेक्स यानी कन्वर्जिंग नेचर का। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.44। तो 1.44 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने का मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, तो ग्लास से सॉफ्ट होता है। लेकिन वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, तो 1.33 से ज़्यादा है, इसका मतलब वाटर से थोड़ा ज़्यादा डेंस होता है, थोड़ा ज़्यादा हार्ड होता है, बट ग्लास से सॉफ्ट होता है। मतलब ये जो आपका लेंस है यहाँ पर, आई लेंस, ये इतना सॉफ्ट होता है कि सिलियरी मसल्स की हेल्प से हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं और इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, है ना। इसको हम दबा सकते हैं और इसमें खिंचाव या तनाव ऐसे उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसके आगे हम समझेंगे बाद में कि इस लेंस को कंप्रेस या एक्सपेंड करने से क्या चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। बट अभी के लिए आप ये देखिए कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग नेचर का है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है। और जिस मसल से ये अपनी जगह पर पोजीशन पर टिका होता है उसको हम बोलते हैं सिलियरी मसल्स। ठीक है, आई लेंस और इस कॉर्निया के बीच में एक लिक्विड भरा होता है और उस लिक्विड को हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक्वस ह्यूमर। ठीक है, लास्ट में अभी हम समराइज कर देंगे। एक्वस ह्यूमर क्या है, ये एक लिक्विड है और कैसा लिक्विड है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो 1.33 होता है। तो आई लेंस और कॉर्निया के बीच में एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड भरा होता है, उसका नाम है एक्वस ह्यूमर और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33। ठीक है, तो आइरिस आपने देख लिया, ह्यूमन आई का कलर आइरिस के कलर पर डिपेंड करता है। कॉर्निया आपने देखिए ये ट्रांसपेरेंट पार्ट है, छोटा सा जो होल है वो प्यूपिल है, इसका वर्किंग भी आप समझ गए। इसके बाद यहाँ पर ये है आपका एक्वस ह्यूमर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। आई लेंस आप समझ गए कॉन्वेक्स नेचर का है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 है, सॉफ्ट होता है। ये हो गए आपकी सिलियरी मसल्स जिसकी हेल्प से आप कॉन्वेक्स लेंस को कंप्रेस कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब इसकी फोकल लेंथ को वेरी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप पीछे की तरफ फिर से आते हैं। यहाँ पर हमने स्क्लेरोटिक आपको बता दिया था, ये वाइट होता है, टफ होता है, ओपेक होता है और लाइट को इंटर करने से मतलब रोकता है। इसके बाद स्क्लेरोटिक के अंदर एक ब्लैक कलर की मेम्ब्रेन होती है, इसका नाम क्या है, कोरोइड। तो कोरोइड क्या है, ये ब्लैक मेम्ब्रेन है, ब्लैक मेम्ब्रेन। और जो भी लाइट ह्यूमन आई में इधर से इंटर करती है वो जब इस वाले लेयर को, इस वाले सरफेस को, ये क्या है तो अभी आगे हम बताएंगे, जब इस वाले लेयर को क्रॉस करके आगे बढ़ती है तो वो बाहर ना निकल पाए और इंटरनल रिफ्लेक्शन ना हो पाए, इसलिए ये क्या करती है, जो भी लाइट यहाँ से आगे निकलती है उसको एब्जॉर्ब करती है और इंटरनल रिफ्लेक्शन को रोक देती है। तो ब्लैक मेम्ब्रेन एब्जॉर्ब्स लाइट एंड प्रिवेंट इंटरनल रिफ्लेक्शन
इंटरनल रिफ्लेक्शन रोकने से क्या फ़ायदा होता है, इमेज ब्लर नहीं होने पाता है। नहीं तो अगर जो इमेज यहाँ पर इस स्क्रीन पर बन रहा है, अगर कुछ लाइट उसके अंदर भी जाए और फिर वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आए, तो जो आपका इमेज बना था इस स्क्रीन पर वो ब्लर हो जाएगा। तो इमेज को ब्लर होने से बचाता है ये ब्लैक मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड कोरोइड। ठीक है, यहाँ पर सबसे अंदर ये जो जिस लेयर की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर इमेज बनता है जिस स्क्रीन पर, उस स्क्रीन को हम बोलते हैं रेटिना। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इमेज फॉर्मेशन के लिए। इंपॉर्टेंट तो हर एक पार्ट ही है, बट रेटिना ही वो स्क्रीन है। रेटिना क्या है, स्क्रीन है। किस चीज़ का बना हुआ है ये स्क्रीन, तो ये लाइट सेंसिटिव सेल से बना हुआ एक स्क्रीन है जिसके ऊपर इमेज बनता है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट इधर सामने होता है तो उससे जो भी लाइट पास होती है और इस लेंस की हेल्प से फाइनली वो कन्वर्ज होके इसी स्क्रीन पर जाती है और इसी स्क्रीन पर आपको उस ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई देता है। अगर वो इमेज इस स्क्रीन पर न बन के इसके पहले बने या इसके बाद में बने तो फिर वो इमेज आपको दिखाई नहीं देगा सही से। इसी को हम बोलते हैं आई डिफेक्ट, है ना। तो आई डिफेक्ट में क्या होता है, तो आई डिफेक्ट में एक्चुअली जो इमेज होता है वो रेटिना पर ना बन के उससे पहले बनता है या उसके बाद बनता है। ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा उसका इमेज इसी स्क्रीन पर बनता है। ये लाइट सेंसिटिव सेल का बना होता है स्क्रीन है और इसको हम बोलते हैं रेटिना। ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। अगर आपको दिख रहा हो तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ। दो टाइप के होते हैं लाइट सेंसिटिव सेल, एक रॉड के शेप के होते हैं और दूसरे कोन के शेप के होते हैं, है ना, शेप के। तो रॉड सेल्स और कोन सेल्स। रॉड सेल्स जो होती हैं वो लाइट की इंटेंसिटी को फील करती हैं, लाइट की इंटेंसिटी को सेंस करती हैं। और जो कोन शेप की सेल्स होती हैं वो लाइट के कलर को सेंस करती हैं। मतलब कि इधर जो भी ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज बन रहा है वो किस कलर का है, ये कैसे पता चलेगा, किसकी हेल्प से, तो कोन सेल्स जो यहाँ रेटिना की है उससे पता चलेगा, है ना। वो एक्टिवेट हो जाएंगे और आपको बताएंगी, आपको महसूस होगा कि ये किस कलर का ऑब्जेक्ट है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बन रहा है वो इमेज कितना क्लियर है, कितना ब्राइट है, तो उसकी ब्राइटनेस या उसकी इंटेंसिटी को फील करने के लिए कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है रॉड सेल्स। ठीक है, तो इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है कि रॉड सेल्स और कोन सेल्स का काम क्या है। तो दोनों लाइट सेंसिटिव सेल हैं, दोनों लाइट को ही सेंस करती हैं, फील करती हैं, बट ये लाइट की इंटेंसिटी को फील करता है और वो लाइट के कलर को। ठीक है, जैसे जिसको कलर क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, तो कलर ब्लाइंडनेस जिसको हो जाता है उसके अंदर कोन सेल्स की कमी हो जाती है। ठीक है, कोन सेल्स तीन टाइप के होते हैं, आर जी बी, आर कोन्स, जी कोन्स और बी कोन्स। ठीक है, आर फॉर रेड, जी फॉर ग्रीन और बी फॉर ब्लू। तो आर जी बी ये तीन तरह के कोन्स होते हैं और जिसके अंदर इसकी कमी हो जाती है उसको कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, उनको पर्टिकुलर कलर को समझने में, पहचानने में दिक्कत आने लगती है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया आपका रेटिना। अब इसके अलावा देखिए, इस रेटिना पर बनने वाला इमेज तो आपको दिखाई देता है, लेकिन इस रेटिना पर भी कुछ खास पॉइंट हैं। एक पॉइंट यहाँ पर है जहाँ पर बनने वाला इमेज आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देता। इसी वजह से इस पॉइंट का नाम हमने रखा है ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, और एक और पॉइंट जहाँ पर इस लेंस का एक्सिस रेटिना को आके इंटरसेक्ट करता है, वहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर बनने वाला इमेज आपको सबसे ज़्यादा क्लियर दिखाई देता है, बल्कि आप कह लीजिए HD क्वालिटी का दिखाई देता है। ठीक है, तो HD क्वालिटी यानी सबसे ज़्यादा जो क्लियर इमेज आपको दिखाई देता है वो यहाँ पर जो इमेज बनता है वही दिखाई देता है। इस पॉइंट का नाम है येलो स्पॉट। जैसे हम जब सपोज कि हम घड़ी जब देख रहे होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर दीवार में घड़ी लगी हुई, तो हम उस घड़ी को जब देखते हैं तो इसका मतलब कि ऑटोमेटिकली उस ऑब्जेक्ट का इमेज हम कहाँ बनाते हैं, येलो स्पॉट पर। जैसे इस टाइम आप बोर्ड पर पढ़ रहे हैं और सपोज कि आप इस टॉपिक को, इस वर्ड को पढ़ रहे हैं, इसका मतलब इसका इमेज आपकी येलो स्पॉट पर बन रहा है। बाकी जितने अगल बगल के पॉइंट्स हैं उनका इमेज येलो स्पॉट के अगल बगल जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर बन रहा है। मतलब यह है कि रेटिना पर अगर कोई इमेज बन रहा है वो दिखेगा आपको तब भी,
बट सबसे ज़्यादा क्लियर और स्पष्ट कौन दिखेगा? जो इमेज येलो स्पॉट पे बनेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि आप जब घड़ी देखते हैं या आप जब बोर्ड पर देख रहे हैं तो आपको सिर्फ यही दिख रहा है, बाकी ब्लैक है। ये दिख रहा है और आपको ये भी महसूस हो रहा है कि हाँ अगल बगल भी कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। इसका मतलब कि ये वाला पॉइंट का इमेज आपके येलो स्पॉट पे बन रहा है, बाकी जितने पॉइंट्स हैं उनका इमेज येलो स्पॉट के ऊपर और नीचे कहीं पर बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेटिना पर एग्जिस्ट करने वाले दो खास पॉइंट, येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट। ठीक, इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पर और है, देखिए जो भी इमेज, जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज जब रेटिना पर बनता है तो वो इमेज कैसा होता है ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है जैसे ये ऑब्जेक्ट हमको सीधा दिखाई दे रहा है, लेकिन रियल में इसका जो इमेज रेटिना पर बनता है वो सीधा नहीं होता है। तो रेटिना पर जो इमेज बनता है वो होता है रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है रेटिना पर। लेकिन वो जो भी इमेज यहाँ पर बनता है उसके करस्पॉन्डिंग कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन तक जो पहुंचाती हैं नर्व्स, उनका नाम है ऑप्टिक नर्व्स। तो ऑप्टिक नर्व्स की हेल्प से जो भी इमेज यहाँ पर रेटिना पर बनता है उसके करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं उन सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाता है ऑप्टिक नर्व्स, और ब्रेन ऑटोमेटिकली इस इन्वर्टेड इमेज को इरेक्टेड करके देखता है। मतलब ये ब्रेन की वजह से ऐसा पॉसिबल है, जबकि अगर फंक्शनिंग हम समझें तो यहाँ जो इमेज बनता है वो रियल और इन्वर्टेड होता है। ठीक है, तो सवाल पूछा जाता है कि रेटिना पर जो इमेज बनता है वो कैसा होता है? तो रेटिना पर जो इमेज बनता है वो रियल और इन्वर्टेड होता है, लेकिन ब्रेन की वजह से वो इमेज हमको इरेक्टेड दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है। ठीक है, तो ह्यूमन आई में आई थिंक सारे पॉइंट हमने कवर कर दिए हैं। एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूं, 2-3 मिनट में आप ध्यान से देखिए, सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, रट जाएगा, दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, देखिए ह्यूमन आई जो है वो स्फीरिकल शेप का होता है और इसका डायमीटर लगभग 2.5 सेंटीमीटर या 25 मिलीमीटर आप बोल सकते हैं, 25 मिलीमीटर के आसपास होता है इसका डायमीटर। ये स्फीरिकल शेप का होता है, इसलिए इसको हम आई बॉल बोलते हैं। ठीक है, आई बॉल के अंदर ही आपका आई जो है वो फिक्स होता है, मतलब जो सॉकेट की तरह काम करता है उसी के अंदर वो आई आपका फिक्स होता है। और ये जो आपका ह्यूमन आई है उसका सबसे बाहर का जो लेयर है वो वाइट कलर का होता है, टफ होता है और इंटरनल पार्ट्स को सेफ्टी प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड स्क्लेरोटिक, वाइट टफ एंड ओपेक। दूसरा, आप देखिए इसको बताने के बाद अब आप सामने आ जाइए कि ह्यूमन आई का जो फ्रंट पार्ट होता है वो बल्गिंग होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, वहीं से लाइट इंटर करती है उस पॉइंट को, इस सरफेस को, इस बल्गिंग सरफेस को जो कि ट्रांसपेरेंट है उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया से ही होकर लाइट हमारे आई में इंटर करती है। कॉर्निया के पीछे एक कलरफुल डायफ्राम या कलरफुल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम आइरिस बोलते हैं, और आइरिस के कलर पर ही ह्यूमन आई का कलर डिपेंड करता है। किसी का अगर आई ब्लैक है या ब्राउन है तो इसका मतलब उसकी आइरिस का कलर ब्लैक या ब्राउन है। क्लियर? आइरिस के बीच में ये सिलियरी मसल्स की हेल्प से एक लेंस यहाँ पर टिका होता है, उस लेंस को हम बोलते हैं आई लेंस। आई लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.44, ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, प्रोटीन का बना होता है, और सिलियरी मसल्स की हेल्प से इनको कंप्रेस करके या इसको एक्सपेंड करके इसकी फोकल लेंथ को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इस आइरिस के बीच में एक छोटा सा होल होता है जिसको हम प्यूपिल कहते हैं, और प्यूपिल का काम होता है कि आई में इंटर करने वाली लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करना, कितना लाइट अंदर जाना चाहिए या कितना नहीं जाना चाहिए उसको कंट्रोल करता है ये प्यूपिल। तेज लाइट में ये अपने आप छोटा हो जाता है और डिम लाइट में ये अपने आप बड़ा हो जाता है, लेकिन छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा होने में थोड़ा समय लगता है। इस वजह से जब हम तेज लाइट से नॉर्मल लाइट में जाते हैं तो हमको नहीं दिखता है या कम दिखता है, या नॉर्मल लाइट से तेज लाइट में जाते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखता है, बहुत ज़्यादा चकाचौंध उत्पन्न होती है। ठीक है, तो प्यूपिल के बड़ा या छोटा होने में थोड़ा टाइम लगता है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। आई लेंस और कॉर्निया के बीच में एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, उस लिक्विड को हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33। ठीक, तो ये सारे पार्ट कवर हो गए। इसके बाद आप कहेंगे कि आई लेंस के पीछे
या ये कह लीजिए स्क्लेरोटिक के पहले एक और कलरफुल मेम्ब्रेन होती है जो यहाँ रेटिना से पास होने वाली लाइट को एब्जॉर्ब करती है और इंटरनल रिफ्लेक्शन को रोकती है, जिसकी वजह से इमेज की जो क्लैरिटी होती है वो बनी रहती है, इमेज आपका ब्लर नहीं होने पाता। ब्लैक कलर की होती है, ये आपकी कोरोइड है। कोरोइड से पहले और ह्यूमन आई के सबसे अंदर का जो पार्ट है उसी को हम कहते हैं रेटिना। रेटिना पर बनने वाला इमेज ही आपको दिखाई देता। अगर कोई भी इमेज रेटिना से पहले या रेटिना के बाद बनता है वो इमेज आपको नहीं दिखाई देगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम देखते हैं और हमको समझ में आ रहा है, इसका मतलब उसका इमेज रेटिना पर बन रहा है। ठीक है, रेटिना और इस आई लेंस के बीच का जो पूरा स्पेस है वहां पर भी एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है जिसको हम बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर, और इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33। ट्रांसपेरेंट नेचर का ये भी होता है, और इसका जो स्वाद होता है वो सॉल्टी होता है, मतलब ये नमक के जैसा स्वाद आता है इसका। रेटिना पर दो खास पॉइंट हैं। एक पॉइंट जो ऑप्टिक नर्व के पास होता है वहां पर बनने वाला इमेज बिल्कुल नहीं दिखता है, दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। और एक और पॉइंट है जो इस आपके आई लेंस का जो एक्सिस है वो रेटिना को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है वहां पर है, बिल्कुल बीच में। यहां पर बनने वाला इमेज आपको एचडी क्वालिटी का दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं येलो स्पॉट। और जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, जैसे आप इस टाइम हमें अगर देख रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो इमेज है वो आपके येलो स्पॉट पर बन रहा है। येलो स्पॉट के आसपास बनने वाले इमेज भी आपको दिखाई देंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फोकस्ड और सबसे ज़्यादा ब्राइट जो इमेज होगा वो येलो स्पॉट का होगा। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं रियल में, यानी उसका इमेज हम येलो स्पॉट पे बनाते हैं, और उसके आसपास के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनका इमेज येलो स्पॉट के आसपास वाले रीजन में बनता है। ठीक है, आपका जो रेटिना होता है वो लाइट सेंसिटिव सेल से मिलकर बना होता है। दो टाइप के होते हैं, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। रॉड सेल्स का काम होता है लाइट की ब्राइटनेस या लाइट की इंटेंसिटी को सेंस करना, फील करना, और कोन सेल्स का काम होता है कि लाइट के कलर को फील करना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट किस कलर का वो आपको दिखाई दे रहा है वो कलर सेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कोन सेल्स, और वो ऑब्जेक्ट का इमेज कितना ब्राइट है, कितना क्लियर है, ये सेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है रॉड सेल्स। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं आपके कोन सेल्स, RGB करके याद कर सकते हैं, रेड कोन्स, ग्रीन कोन्स और ब्लू कोन्स। अगर जिसके अंदर कोन सेल्स की कमी हो जाती है उसको कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, उसको इस कुछ खास कलर को पहचानने में दिक्कत आती है जिसका कोई इलाज नहीं है, ये जन्मजात होता है। जो इमेज यहाँ रेटिना पर बनता है वो रियल और इन्वर्टेड होता है, बट जो भी इसकी इंफॉर्मेशन है जब ऑप्टिक नर्व्स की हेल्प से वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है तो ब्रेन क्या करता है, ऑटोमेटिकली उस इन्वर्टेड इमेज को इरेक्टेड करके देखता है। ठीक है, तो ये सारा आपका हो गया फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन आई। आई होप कि ह्यूमन आई आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप डायग्राम बना करके खुद से ये नाम लिखने की कोशिश करिएगा और आप सोचिएगा कि स्क्लेरोटिक कैसा होता है, काम क्या होता है, ये कैसा होता है, काम क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या, हर एक पॉइंट के बारे में आप खुद से एक बार सोच लीजिएगा, सारा कुछ आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। अब ह्यूमन आई से ही रिलेटेड 2 और पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो एक पॉइंट यहां पर है परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब क्या होता है कि सपोज यहां पर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा और इस ऑब्जेक्ट का इमेज इसने बनाया रेटिना पर, और अगर हम इस ऑब्जेक्ट को हटा लें तो वो इमेज अभी भी वहां पर रहेगा, और कितनी देर तक रहेगा, 1/10 सेकेंड तक। ह्यूमन आई के इसी प्रॉपर्टी को, जिसकी वजह से वो रेटिना पर इमेज को थोड़ी देर तक परसिस्ट करता है, मेंटेन रखता है, इसको हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो हमारी आई की ये एक लिमिटेशन कह लीजिए आप कि इसका जो परसिस्टेंस ऑफ विजन है वो 1/10 सेकेंड है। 1/10 सेकेंड के बाद ही वो इमेज हटेगा और दूसरा इमेज वहां पर बनेगा। ठीक है, तो परसिस्टेंस ऑफ विजन के प्रिंसिपल पर काम करता है सिनेमैटोग्राफी। सिनेमैटोग्राफी किसके प्रिंसिपल पर काम करता है, परसिस्टेंस ऑफ विजन के प्रिंसिपल पर काम करता है। सिनेमैटोग्राफी यानी कि जब हम प्रोजेक्टर से किसी भी चीज को प्रोजेक्ट करते हैं किसी भी स्क्रीन पर, तो हमको वहां पर जो वीडियो दिखाई देता है, वीडियो मतलब चलता हुआ सब कुछ दिखता है, वो रियल में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फोटोज, कलेक्शन ऑफ इमेजेस होता है, और उसका प्रोजेक्शन रेट कितना होता है, 1/24 सेकेंड। इसका मतलब कि 1 सेकेंड में
सॉरी 1/24 सेकेंड में उसके ऊपर लगातार नई नई इमेजेस को उसके ऊपर इंसिडेंट किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि 1/10 सेकेंड के बाद ही अगला इमेज हमको समझ में आता है। तो इससे कम टाइम में ही उसके ऊपर एक इमेज, उसके ऊपर एक और इमेज, एक और इमेज, तो इतना फास्ट ये होता है सिनेमैटोग्राफी में कि हमको ये लगता है कि वो इमेज नहीं है बल्कि वो कोई मूविंग, हमको पूरा चित्र जो है चलता हुआ दिखाई देता है, जिसको हम वीडियो बोलते हैं। रियल में वो पिक्चर होता है, कलेक्शन ऑफ पिक्चर होता है, लेकिन इतने कम टाइम में उसको प्रोजेक्ट किया जाता है कि वो इस तरीके से ब्लेंड हो जाता है या मॉडिफाई होके हमको वो चित्र की तरह, सॉरी वीडियो की तरह दिखाई देता है, चलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो सिनेमैटोग्राफी जो है वो परसिस्टेंस ऑफ विजन के ऊपर काम करता है। 1/24 सेकेंड में उसके ऊपर लगातार जो चित्र होते हैं उसको प्रोजेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से एक चीज़ आपने पढ़ा होगा कि जो अल्टरनेटिंग करंट में जो बल्ब होता है, चूंकि अल्टरनेटिंग करंट नॉर्मली 50 हर्ट्ज का होता है, तो हर एक सेकेंड में 50 बार उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहता है, 50 बार डायरेक्शन नीचे की तरफ। लेकिन इस दौरान 2 बार करंट जीरो भी होता है। तो यानी एक सेकेंड में 100 बार ये बल्ब जलता है और 100 बार बुझता है। लेकिन हमको इसीलिए नहीं पता चलता है, क्यों? क्योंकि हमारा जो परसिस्टेंस ऑफ विजन है वो है 1/10 सेकेंड। और ये कितना है, इसका टाइमिंग क्या हो रहा है, तो 1 कितनी बार, 50 बार जल रहा है, 50 बार बुझ रहा है, यानी कि 1/50 सेकेंड अगर आप ले लीजिए सिर्फ एक का जलने का। तो इतना कम टाइम में कोई भी चीज़ होगा तो वो हमको समझ में नहीं आता है, हमको लगता है कि वो बल्ब लगातार जल रहा है। ठीक है, तो परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से ये बात भी होती है, परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से ये भी होता है। अभी आप लोगों को एक मैं टारगेट दे रहा हूं कि आप ये पता करके बताइए कि परसिस्टेंस ऑफ विजन के अलावा जो परसिस्टेंस ऑफ ईयर होता है, मतलब जो भी चीज़ हमारे कान में जाती है वो भी कुछ देर तक रहता है, उसके बाद अगला साउंड आता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि परसिस्टेंस ऑफ जो भी है ऑडिबिलिटी जो होती है, ऑडियो की जो परसिस्टेंसी होती है वो कितना होता है आई के लिए, ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो एक तो ये एग्जांपल हो गया आपका, एक टॉपिक था आपका परसिस्टेंस ऑफ विजन का। दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब देखिए पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है। ह्यूमन आई में आपको पता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो हमारी आंख के पास होता है वो उसका भी इमेज रेटिना पर बन रहा होगा, तभी वो हमको दिखता है। और जो ऑब्जेक्ट दूर है उसका इमेज भी रेटिना पर बन रहा होगा, तभी वो हमको दिख रहा है। अगर हमको ये ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है और जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है वो भी दिख रहा है, मतलब इसका भी इमेज, इसका भी इमेज, इसका भी इमेज, सबका इमेज यही रेटिना पर बन रहा होगा, तभी वो दिख रहा है। तो यहाँ ये सोचने वाली बात है कि अगर लेंस आपका एक ही है और उसका फोकल लेंथ कन्फर्म है, तो ये जो फार्मूला है 1/f = 1/v - 1/u, इसमें आप डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लगातार चेंज कर रहे हैं, है ना, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आप चेंज कर रहे हैं, ये u और f, यानी अगर ये जो लेंस है वो भी आपका यहाँ पर फिक्स है, इसका फोकल लेंथ भी अगर फिक्स है, तो u और f अगर आपने फिक्स कर दिया तो फिर v की वैल्यू तो चेंज होनी चाहिए ना। मतलब यहाँ वाले ऑब्जेक्ट का इमेज कहीं और बनना चाहिए और इस वाले ऑब्जेक्ट का इमेज कहीं और बनना चाहिए, क्योंकि आपका जो f है लेंस तो वही है ना। तो सेम लेंस से अलग अलग पोजीशन पर रखने वाले ऑब्जेक्ट का इमेज एक ही पोजीशन पर कैसे बन सकता है, लेकिन ये बनता है, ये तो सच्चाई है। इसका मतलब ये कि अगर आप चाहते हैं कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस ऑफ इमेज जो v है, अगर आप डिस्टेंस ऑफ इमेज v को कांस्टेंट रखना चाहते हैं और u को आप वेरी कर रहे हैं, तो आपको f को भी वेरी करना पड़ेगा। अगर आप f को वेरी करेंगे तभी जाकर के अलग अलग पोजीशन में रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज सेम पोजीशन पर, सेम स्क्रीन पर, सेम रेटिना पर बन पाएगा, जो कि बनता है। इसका मतलब ये कि ये जो फोकल लेंथ है इस लेंस का वो वेरिएबल है। अब ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और सामने कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए आप जा रहे हैं और आपको मुड़ना है, पता चले आपको मुड़ना है, तो आप अपने दोस्त से कहते हैं अरे भाई वो बैग में जो है छोटे फोकल लेंथ का एक लेंस रखा हुआ है, उसको निकालो, उसको लगाते हैं, देखें आगे कितना मोड़ है, कितनी दूर गड्ढा है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जैसा ऑब्जेक्ट आए इस ऑब्जेक्ट के लिए अलग लेंस लगाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को देखना है, इसको निकालेंगे, दूसरा लेंस लगाएंगे, फिर देखेंगे वो ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमको लेंस यही रखना है, लेंस बदलने का कोई ऑप्शन नहीं है। फोकल लेंथ बदलने के लिए लेंस नहीं बदल सकते, इसी लेंस के फोकल लेंथ को आपको वेरी करना पड़ेगा। और इसी लेंस के फोकल लेंथ को वेरी करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो पीछे आपने देखा कि ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 होता है। सिलियरी मसल्स की हेल्प से हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं,
तो आपको पता है ना कि जब कंप्रेस करेंगे तो ये ज़्यादा थोड़ा गोल हो जाएगा, और जब इसको एक्सपेंड करेंगे, खींचेंगे, तो ये थोड़ा पतला हो जाएगा। और पतले लेंस का इसका कर्वनेस कम है, तो इसका अगर कर्वनेस कम हो गया, यानी कर्वनेस या कर्वेचर कह लीजिए, कर्वेचर अगर घट गया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाएगा, इसका मतलब कि फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पतले लेंस का कर्वेचर कम होता है, घुमाव कम होता है, वक्रनेस कम होती है, कर्वनेस कम होती है, लेकिन इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा तो फोकल लेंथ भी ज़्यादा होगा। तो पतले लेंस का फोकल लेंथ ज़्यादा होता है, और जब उसको आप दबा देंगे, दबाने से ये गोल हो जाएगा। गोल होने का मतलब क्या कि कर्वेचर इसका क्या हो जाएगा, कर्वनेस इसकी बढ़ जाएगी। कर्वनेस बढ़ जाएगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर घट जाएगा। ये हम पीछे बता चुके हैं, कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर घट जाएगा तो फोकल लेंथ भी घट जाएगा। तो मोटे मोटे गोल गोल जो लेंस हैं इनका फोकल लेंथ कम होता है, पतले लेंसेस का फोकल लेंथ ज़्यादा होता है। तो हम क्या करेंगे, जैसी हमको ज़रूरत होगी उसी हिसाब से हम लेंस के फोकल लेंथ को वेरी कर सकते हैं। अगर फोकल लेंथ कम करने की ज़रूरत है तो इसको दबा देंगे, फोकल लेंथ बढ़ाने की ज़रूरत है इसको ऐसे कर देंगे, है ना। आँखों को ऐसे करते हैं, आँखों को ऐसे करने का मतलब ऐसे खींच रहे हैं, इसको खींचने का मतलब ये लेंस अब पतला हो गया। अब आपको दिख तो नहीं रहा होगा, ये लेंस पतला हो गया, और लेंस पतला होने का मतलब फोकल लेंथ बढ़ गया। ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट हमसे बहुत ज़्यादा दूर होता है, सपोज कि यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत दूर है, तो बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कम से कम इसको दबाने या खींचने की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली यहाँ से अगर बहुत दूर है तो जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती हैं वो पैरेलल इंसिडेंट होती है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, कह लीजिए इन्फिनिटी पर है, तो उससे जो रेज आती हैं वो पैरेलल आती हैं, और पैरेलल रेज फिर इस आई लेंस से कन्वर्ज होकर रेटिना पर इमेज बनाती हैं, जो हमको आसानी से दिख जाता है। तो नॉर्मली अगर आपकी आंख में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट यानी बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पर ऐसे ही बन जाता है, कोई दिक्कत आपको नहीं। बट वो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नज़दीक आता है तो अब आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, अगर इन्फिनिटी पर रखे ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पर बना, इसका मतलब कि आप नज़दीक ले आएंगे तो वो इमेज कहीं और बनने लगेगा। तो इसके लिए आपको इस फोकल लेंथ को चेंज करने की ज़रूरत है। तो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नज़दीक आता है आपको इस लेंस के फोकल लेंथ को भी उसी हिसाब से कम करने की ज़रूरत होती है। फोकल लेंथ को कम करने के लिए आप क्या करेंगे, फोकल लेंथ को कम करने के लिए आप लेंस को ऐसे दबाएंगे सिलियरी मसल्स की हेल्प से, और ऐसे जब दबाते हैं, ऐसे करते हैं ना, भवों को ऐसे सिकोड़ लेते हैं, तो जब हम इसको दबाते हैं तो इसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी, और फोकल लेंथ कम होकर कुछ ऐसा एडजस्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली कि उसका इमेज फिर से रेटिना पर बन जाता है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हमारे नज़दीक आता है वैसे वैसे हम इस सिलियरी मसल्स की हेल्प से इस लेंस को दबाते हैं दबाते हैं दबाते हैं, और हमारा इमेज हर बार रेटिना पर बनता है। लेकिन एक ऐसा भी कंडीशन होगा कि जहां पर आने के बाद अब आप जितना भी मैक्सिमम उसको दबा सकते थे लेंस को, वो आपने कर लिया है। अब इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट इससे भी नज़दीक आ जाए तो अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, और ये ऑब्जेक्ट आपको सही से दिखाई भी नहीं देगा। लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सबके साथ होता है। नॉर्मल ह्यूमन आई में ये प्रॉब्लम होती है, ये लिमिटेशन होती है कि हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से कम डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। मैक्सिमम इसको जितना भी कंप्रेस कर सकते थे वो कंप्रेस करने के बावजूद भी इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं ह्यूमन आई का नियर पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे, नियर पॉइंट। और नॉर्मल एडल्ट के लिए जो ह्यूमन आई होगा उसका जो नियर पॉइंट होता है वो होता है डी से उसको एक्सप्रेस करते हैं 25 सेंटीमीटर। इसी को बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यही वो मिनिमम डिस्टेंस है जहां पर रखे ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख सकते हैं मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद। और ये जो कंप्रेशन या एक्सपेंशन है इसी को हम बोलते हैं एकोमोडेशन पावर। द पावर ऑफ ह्यूमन आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ बाय सिलियरी मसल इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, हिंदी में इसी को बोलते हैं समंजन क्षमता। तो सिलियरी मसल्स की हेल्प से आई लेंस की फोकल लेंथ को वेरी या चेंज करने की क्षमता को, पावर को ही एकोमोडेशन पावर या समंजन क्षमता कहते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो मिनिमम पावर ऑफ एकोमोडेशन हमने यूज किया, यानी कुछ नहीं यूज किया।
लेकिन ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नज़दीक आया पावर ऑफ अकोमोडेशन यूज करते गए, बढ़ाते गए, मतलब इसको कंप्रेस कर रहे हैं, करते गए मैक्सिमम पावर ऑफ अकोमोडेशन हमने यहाँ पर यूज कर लिया है। अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा करने का मतलब सिर दर्द होने लगेगा और तरह तरह की दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। तो इसके बाद वाले ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखाई देते हैं क्लियरली, इसका मतलब यही वो मिनिमम डिस्टेंस है जहाँ तक के ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक के ऑब्जेक्ट को हम, ये विजन का हमारा रेंज हो गया फ्रॉम इन्फिनिटी टू 25 सेंटीमीटर। इससे कम वाला हम नहीं देख पाते और इससे ज़्यादा वाला नहीं देख पाते। तो नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए जो रेंज होता है विजन का वो 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है, इस पॉइंट को बोलेंगे नियर पॉइंट और इस वाले पॉइंट को, इन्फिनिटी वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, फार पॉइंट। ठीक है, तो अगर कोई ह्यूमन आई, हेल्दी ह्यूमन आई है तो उसकी ये लिमिटेशन है कि 25 से नीचे की हम बात नहीं करेंगे, इन्फिनिटी से आगे की बात नहीं करेंगे। क्लियर है। अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा डायग्राम से आपको दिखा देता हूँ। यानी कि अगर ये ह्यूमन आई बना देते हैं फिर से छोटा सा, ये है हमारा लेंस और कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो वहाँ से ऐसे पैरेलल रेज आती हैं और उसका इमेज आराम से बन जाएगा रेटिना पर, तो कोई पावर ऑफ अकोमोडेशन यूज करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मान लीजिए वही ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो, नियर पॉइंट पर हो, नियर पॉइंट का मतलब ह्यूमन आई से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। ठीक है, मान लीजिए ये है ह्यूमन आई, यहाँ पर ये लेंस है, तो इसमें अगर ये नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से जब रेज जाती हैं इस तरीके से, तो इसको हम, अब देखिए ये डाइवर्ज हो रही है लगातार, ठीक है ना, ये डाइवर्ज हो रही हैं, लेकिन हमको इमेज रेटिना पर बनाना है तो हमको इसको कंप्रेस करना पड़ता है। तो कंप्रेस करके फिर ये यहाँ पर इमेज बनाता है, यानी रेटिना पर इमेज बना लेता है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं मैक्सिमम पावर ऑफ अकोमोडेशन, यहाँ पर हम यूज करते हैं मिनिमम पावर ऑफ अकोमोडेशन। एज बढ़ने के साथ पावर ऑफ अकोमोडेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम बहुत जो ये नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट हैं, मतलब इधर वाले जो ऑब्जेक्ट हैं, इसको भी नहीं देख पाते, क्योंकि हमारा पावर ऑफ अकोमोडेशन अब इतना स्ट्रांग नहीं रहा कि हम यहाँ तक के ऑब्जेक्ट को देख पाएँ। तो बस यहीं तक के ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, इधर वाले ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, और ऐसा भी होता है कि इधर बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट को भी नहीं देख पाते हैं, इधर वाले ही ऑब्जेक्ट को सिर्फ देख पाते हैं। तो एज बढ़ने के साथ पावर ऑफ अकोमोडेशन घट जाता है, जिसकी वजह से हम इन्फिनिटी से पहले और 25 से पहले के बीच का जो रेंज होता है सिर्फ उसमें रखे हुए ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गया, तो सारा कुछ हो गया। यानी ह्यूमन आई आपने समझ लिया, परसिस्टेंस ऑफ विजन आपने समझ लिया, सिनेमेटोग्राफी कैसे काम करता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन, किस लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, कब हम लेंस को दबाएंगे, कब इसको फैलाएंगे। अब इसके बाद हम आते हैं इस पॉइंट पर जिसका नाम है आई डिफेक्ट। तो अगर हम आई डिफेक्ट की बात करें तो मुख्य रूप से हमको 4 आई डिफेक्ट को पढ़ना है, जबकि इसके अलावा भी बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं, बट उन सभी डिफेक्ट का जो इलाज है, जो करेक्शन है, वो प्रॉपर लेंस को यूज करके नहीं किया जा सकता है। जैसे मोतियाबिंद की बात हो जाए तो वो हम यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे, कलर ब्लाइंडनेस की हम बात करें तो वो भी यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस या मोतियाबिंद का जो इलाज है, जो करेक्शन है, वो हम कॉन्वेक्स या कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल या सिलेंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल करके नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ उसी टॉपिक को कवर करेंगे जो फिजिक्स के दायरे में आता है, बाकी वो जो ऑपरेशन और सर्जरी की बात है वो बायोलॉजी के दायरे में आता है। ठीक है, तो वो इसलिए 2 चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे, कैटरैक्ट नहीं पढ़ेंगे और कलर ब्लाइंडनेस नहीं पढ़ेंगे। और आप जान लीजिए कि कलर ब्लाइंडनेस में कुछ खास कलर को पहचानने में दिक्कत आती है, जैसा कि हमने पीछे RBG कोन्स के बारे में आपको बताया, तो उसका कोई इलाज नहीं होता है, वो जन्मजात होता है, वो आज तक एक ऐसी समस्या है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो जिसको भी कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है उसको हर उस जगह पर नौकरी नहीं मिल पाती जहाँ पर सिग्नल या लाइट से रिलेटेड कोई काम होता है। ठीक है, और दूसरा आपका हो गया कैटरैक्ट या मोतियाबिंद। तो उसमें क्या होता है कि आई के ऊपर एक जो ब्लैक वाला पार्ट है ना, बल्गिंग पार्ट, वहाँ पर एक लेयर बन जाता है, ओपेक लेयर, जिससे विजिबिलिटी थोड़ा सा डिम हो जाती है, यानी कि ब्लर दिखने लगता है। तो उसका इलाज होता है सर्जरी करके, वो झिल्ली जो भी लेयर होती है उसको हटा देते हैं तो वो सही हो जाता है। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस और कैटरैक्ट छोड़ दीजिए, ये हमने समझा दिया शॉर्ट में। हमको जो आई डिफेक्ट पढ़ना है वो मुख्य रूप से है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। ये वो आई डिफेक्ट हैं जिनको हम प्रॉपर लेंस का इस्तेमाल करके इस समस्याओं को दूर कर सकते हैं, और यही फिजिक्स के दायरे में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यही समझ लीजिए आई डिफेक्ट का मतलब क्या है। आई डिफेक्ट, जिसको हिंदी में दृष्टि दोष कहते हैं, आई डिफेक्ट का मतलब यही कि कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसका इमेज आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, दैट इज आई डिफेक्ट। इसका मतलब आपकी आई में कुछ दिक्कत आ गई है।
तो 4 तरह के आई डिफेक्ट हमको पढ़ने हैं, जिसमें से सबसे पहला है, अच्छा इसको देखिए याद करने में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे इन दोनों को डिटेल में। मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है, हिंदी में भी इसको ले चलेंगे, तो जो भी लोग हिंदी क्षेत्र से हैं उनके लिए भी आसान होगा याद करना। इसको हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। देखिए मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब ये, पहले तो नाम से लग रहा है कि निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तुएं, नज़दीक की वस्तुएं, नियर ऑब्जेक्ट दिख रहे होंगे, है ना, सॉरी नहीं दिख रहे होंगे, निकट दृष्टि दोष नहीं दिख रहे होंगे। यहाँ पर भी लिखा है शॉर्ट साइटेडनेस, तो शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब कि नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहे होंगे, ऐसा लग रहा है इसको पढ़ने के बाद। लेकिन रियल में जो नाम इसका होता है उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर इसकी डिफिनीशन होती है। शॉर्ट साइटेडनेस या निकट दृष्टि दोष को याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि शॉर्ट में विजन काम करेगा, उसके बाद साइटेडनेस आ जाएगा। शॉर्ट में विजन काम करेगा, उसके बाद साइटेडनेस आ जाएगा, यानी निकट में हमारी दृष्टि काम करेगी, उसके बाद दोष आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नियर ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, दूर वाले ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, नियर ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, दूर वाले ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिख रहे हैं। तो पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए, इसका डिफिनीशन क्या है कि नियर ऑब्जेक्ट में जो विजिबिलिटी होती है वो काम करती है। ठीक है, नियर ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो विजिबल होते हैं, बट फार ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसमें दोष आ जाता है, उसमें डिफेक्ट आ जाता है, वो नहीं दिखाई देते। तो इसको याद करने का एक ही तरीका है, शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब शॉर्ट में साइट काम करेगा, विजन काम करेगा, उसके बाद साइटेडनेस आ जाएगा। इसी का दूसरा नाम याद कर लीजिए, मायोपिया। इसी तरह से हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस, तो लॉन्ग में विजन काम करेगा, मतलब दूर के ऑब्जेक्ट दिखेंगे, उसके बाद डिफेक्ट आ जाएगा, उसके बाद दोष आ जाएगा, मतलब नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट साइटेडनेस में निकट या नज़दीक की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देती है ये हम समझते हैं यहाँ से, कि सपोज कि ये हमारा ह्यूमन आई है, ठीक है, और ये उसका लेंस है। अब देखिए नज़दीक के ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, हमको दूर का ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम कर रहा है। दूर का ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम कर रहा है मतलब दूर से आने वाली रेज आप जानते हैं पैरेलल होती हैं। तो जब इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, जब उसमें कोई डिफेक्ट नहीं था, तब क्या हो रहा था कि ये दूर से जो रेज आ रही थी, दूर वाले ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से, उसका इमेज क्लियरली यहाँ रेटिना पर बन रहा था। लेकिन जब आपको शॉर्ट साइटेडनेस हो जाएगा, शॉर्ट वाले ऑब्जेक्ट दिखेंगे, उसके बाद साइटेडनेस आ जाएगा, उसके बाद डिफेक्ट आ जाएगा, यानी दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। होता यह है कि इसका जो इमेज होता है वो रेटिना से पहले ही कहीं पर बन जाता है, यहाँ पर बन जाता है इमेज, जबकि ये है आपका रेटिना। और आपको हमने पीछे भी बताया कि जब तक आपका इमेज रेटिना पर नहीं बनेगा तब तक वो नहीं दिखेगा। रेटिना से पहले बन गया तब भी नहीं दिखेगा, रेटिना के बाद अगर कन्वर्ज करता हुआ दिख रहा है तब भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो शॉर्ट साइटेडनेस में नज़दीक के ऑब्जेक्ट दिखते हैं लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि उसका इमेज रेटिना से पहले बन जाता है, रेटिना से पहले इमेज बन जाता है। इस चीज़ को आप कैसे कह सकते हो कि इसको मतलब अगर हम लेंस के रेफरेंस में अगर कुछ कहें या फिर आई बॉल के रेफरेंस में कहना चाहें तो कैसे बता सकते हैं? तो कॉज ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस, इसका कॉज क्या है, इसका कारण क्या है? सबसे पहला कारण आप देखिए, ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे लग रहा है कि ये जो आई बॉल है वो आई बॉल पहले यहीं तक था, यही आई बॉल ही बड़ा हो गया हो। ऐसा होता है, ऐसे भी कारण हो सकते हैं कि आई बॉल ही हमारा बड़ा हो गया होगा, उसी का रेडियस या डायमीटर बढ़ गया होगा। तो अगर आई बॉल यहाँ पर होता तो रेटिना इसी सरफेस पर पड़ता और आपका ये इमेज दिखाई देता। तो आप ये कह सकते हैं इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ आई बॉल। आई बॉल का डायमीटर बढ़ जाने की वजह से ये दिक्कत आई होगी कि डायमीटर ही बढ़ गया तो रेटिना खिसक के यहाँ चला गया। इमेज पहले भी यहीं बन रहा था और अभी भी बन रहा है यहाँ पर, लेकिन अब वो रेटिना पर नहीं है, इसी वजह से दिख नहीं रहा है। दूसरा कारण आप क्या बता सकते हैं? ऐसा भी हो सकता है कि जो लेंस है आपका आई लेंस, दो दिक्कतें हो सकती है, या तो आई बॉल में कोई दिक्कत आई हो या तो इस आई लेंस में आई हो। तो अगर हम आई बॉल के हिसाब से देखें तो हम कह सकते हैं कि आई बॉल का डायमीटर बढ़ गया, वो पीछे खिसक गया रेटिना या सरफेस। लेंस के रेफरेंस में अगर हम कहें
तो ऐसा हो सकता है कि ये लेंस का जो कन्वर्जिंग नेचर है वो ज़्यादा हो गया, मतलब लेंस ने क्या किया, इस लाइट रे को जो रेटिना पर जाके मिलना चाहिए था वो अब उससे पहले ही मिल गया। पहले ही मिल गया मतलब इस लेंस का फोकल लेंथ क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि पैरेलल रे फोकस पर जाके मिलती है। तो आप कह सकते हैं कि जो लेंस है इस लेंस का ही फोकल लेंथ कम हो गया, या लेंस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया वही कम हो गया। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस डिक्रीजेज। ठीक है, तो या तो आप ये कहिए कि आई बॉल का डायमीटर बढ़ गया, या तो आप ये कह सकते हैं कि आई लेंस का फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर घट गया। ये दोनों कारण हो सकते हैं शॉर्ट साइटेडनेस या फिर मायोपिया के। ठीक, एक चीज और यहां पर बोली जाती है कि अगर आपको इन्फिनिटी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट या बहुत दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया होने के बाद जो फार पॉइंट इन्फिनिटी होता था अब वो फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं रहा है ना, नियर पॉइंट और फार पॉइंट होते थे। तो इसका मतलब अब इसके लिए फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी पर रखे ऑब्जेक्ट को ये देख ही नहीं पा रहा है। तो इसका क्या फार पॉइंट हो गया होगा, तो आप कह सकते हैं फार पॉइंट के रिस्पेक्ट में, देखिए ह्यूमन आई हम यहाँ पर बना रहे हैं, ये उसका लेंस हो गया। तो आप कह सकते हैं कि इन्फिनिटी, अगर मान लीजिए ये इन्फिनिटी है तो इसके थोड़ा पहले आ गया है फार पॉइंट एफ, और यहाँ से जब रेज जा रही हैं तो ये इमेज अभी रेटिना पर बन रहा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस होने के बाद क्या होता है कि इन्फिनिटी पर रखे ऑब्जेक्ट का जो इमेज यहाँ पर बन रहा था, अगर वही ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो तो उसका इमेज अभी भी रेटिना पर बनेगा मायोपिया होने के बावजूद भी। इसका मतलब यही वो मैक्सिमम डिस्टेंस है जहां पर रखा ऑब्जेक्ट अब इनको दिख रहा है। दैट मीन्स दिस इज द फार पॉइंट फॉर मायोपिक आई। मायोपिया होने के बाद ये फार पॉइंट इन्फिनिटी से खिसक के थोड़ा सा आई की तरफ खिसक जाता है। अगर ये इन्फिनिटी है तो आपका फार पॉइंट अब यहाँ की बजाय यहाँ चला गया है और ये ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसका इलाज कैसे करते हैं, कॉज तो आपने समझ लिया, कारण आपने समझ लिया, अब इसका करेक्शन कैसे करेंगे। तो आप देखिए करेक्शन करने का सीधा सा तरीका है कि अगर इन्फिनिटी पर रखे ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पर आपको बनाना है, जबकि ये इमेज यहाँ पर बन जा रहा है, पहले ही बन जा रहा है, तो आपको यहाँ पर एक ऐसा लेंस लगाना पड़ेगा जो इस रेज को, जो कि इसी पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही हैं, उसको थोड़ा डाइवर्ज करे ताकि वो फाइनली जाके रेटिना पर मिले। यानी आपको ऐसा लेंस लगाना है कि जो इन रेज को यहाँ कन्वर्ज करने की बजाय यहाँ पर कन्वर्ज करे। तो ये वाले लेंस को तो आप चेंज नहीं कर सकते, ये तो कन्वर्ज करेगा ही करेगा। तो कम से कम आप बाहर चश्मे में ही एक ऐसा लेंस लगा दीजिए जो लाइट रे को डाइवर्ज कर दे, है ना। तो एक कॉन्केव लेंस हम यहाँ लगाएंगे, लाइट रे ऐसे इंसिडेंट होगी, उसको ये क्या करेगा, यहाँ से डाइवर्ज करेगा, यहाँ से डाइवर्ज करेगा। अब थोड़ा जब डाइवर्ज कर देगा तो अंदर वाला लेंस जब अब दोबारा से इसको कन्वर्ज करेगा, तो कन्वर्ज होने के बाद ये आके रेटिना पर मिलेंगी और रेटिना पर बनेंगी तो इमेज दिखाई देगा। और क्यों दिखाई देगा, क्योंकि अब इस आंख को भ्रम हो रहा है कि ये जो रेज हैं वो कहाँ से आ रही हैं। इसको ये भ्रम हो गया कि ये जो रेज हैं वो कहाँ से आ रही हैं, इसका जो डिफेक्टेड आई का जो फार पॉइंट है वहाँ से आती हुई अपीयर हो रही है। तो रियल में हम क्या करते हैं, रियल में हम चश्मे में जो लेंस यूज करते हैं वो लेंस यूज करके हम अपनी आँख को धोखा देते हैं, क्योंकि हमारी आँख को ये पता है कि इस फार पॉइंट एफ से आने वाला ऑब्जेक्ट हमको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जब चश्मा यहाँ पर लेंस जब लगाते हैं तो हम यही कोशिश करते हैं कि इन्फिनिटी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट इनको, इस आँख को इस फार पॉइंट से आता हुआ अपीयर हो, और फार पॉइंट से आता हुआ ऑब्जेक्ट तो इनको दिख रहा था, तो ये ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पर था वो भी इनको दिख जाएगा। ठीक है, तो मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस को रिमूव करने के लिए प्रॉपर फोकल लेंथ का कॉन्केव लेंस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कॉन्केव लेंस इस्तेमाल करते हैं या डाइवर्जिंग लेंस इस्तेमाल करते हैं। कभी भी इसको आप रटिएगा मत, नहीं तो आप मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में हमेशा कंफ्यूज रहेंगे अगर रटने के सेंस में आएंगे। तो जिस तरीके से हम बता रहे हैं आप इसी तरीके से एनालिसिस इसका दिमाग में रखिए। एनालिसिस करना अगर आपको आ गया तो कभी इसको याद ही नहीं करना होगा। मैं कभी याद नहीं रखता हूं कि मायोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट, अगर मुझे कोई एट रैंडम पूछे मैं कभी बता ही नहीं पाऊंगा किसमें कॉन्केव यूज होता है किसमें कॉन्वेक्स। थोड़ा सेकंड का आप 2-4 सेकंड का टाइम देंगे, मैं सोच के तुरंत बता दूंगा कि इसमें इमेज को हमको मतलब लाइट रे को कन्वर्ज करने की जरूरत पड़ रही थी कि डाइवर्ज।
तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पर पहले ही मिल गई थी, मतलब डाइवर्ज करने की ज़रूरत थी, डाइवर्ज करने की ज़रूरत थी, इसका मतलब कि डाइवर्जिंग लेंस चाहिए यानी कि कॉन्केव लेंस चाहिए। ठीक है, और नाम आप याद ही कर लीजिए। शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होता है, शॉर्ट वाले ऑब्जेक्ट आपको नियर ऑब्जेक्ट दिखते हैं, दूर वाले ऑब्जेक्ट नहीं दिखते हैं। क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि दूर वाले ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना से पहले बन जाता है, नियर बन जाता है। ये भी याद कर सकते हैं आप। नियर या शॉर्ट साइटेडनेस में जो फाइनल इमेज बनता है, फाइनल इमेज का मतलब कि इन्फिनिटी पर रखे ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो नियर बन जाता है। नियर का मतलब रेटिना से पहले। ठीक है, तो हम इसको अब समराइज कर रहे हैं, और अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो इसमें 2 मिनट लगेगा इसको समझाने में। तो शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया में शॉर्ट के ऑब्जेक्ट दिखते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस या इन्फिनिटी पर रखे ऑब्जेक्ट नहीं दिखते हैं। इस दिक्कत में जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी के बजाय थोड़ा पहले खिसक जाता है, इन्फिनिटी से थोड़ा पहले आ जाता है। इमेज क्यों नहीं दिखाई देता है, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं दिखाई देता जो इन्फिनिटी पर है? क्योंकि इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं वो रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो जाती हैं। तो कारण क्या है पहले ही कन्वर्ज होने का? या तो आपका आई बॉल जो है उसका डायमीटर ज़्यादा हो गया, आई बॉल पीछे खिसक गया, या तो ऐसा हो सकता है जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ ही कम हो गई, उसी फोकस पॉइंट पर वो कन्वर्ज करने लगा। ये कारण हो सकते हैं। इसको दूर कैसे करेंगे? तो दूर करने के लिए करना क्या है, जो यहाँ पर रेज कन्वर्ज हो रही हैं वो यहाँ पर कन्वर्ज होनी चाहिए, मतलब थोड़ा सा डाइवर्ज करके अगर इंसिडेंट करें तो कन्वर्ज हो जाएंगी रेटिना पर, यानी डाइवर्जिंग लेंस चाहिए, यानी कि कॉन्केव लेंस चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ आपका मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस। बिल्कुल सेम पैटर्न पे हम डिस्कस करेंगे हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस। तो देखिए हाइपरमेट्रोपिया की अगर हम बात करें या लॉन्ग साइटेडनेस की बात करें तो इसका जो हिंदी में नाम है वो है, इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। ठीक है, दूर दृष्टि दोष मतलब आप इसका निकाल लेंगे। दूर दृष्टि दोष का मतलब दूर की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, बाकी में दोष आ गया है उसके बाद, मतलब दूर के ऑब्जेक्ट दिखते हैं, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट दिखते हैं, नियर ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखते हैं। मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट या लॉन्ग डिस्टेंस पर जो ऑब्जेक्ट है उसमें साइट या विजिबिलिटी काम कर रही है, बट नियर ऑब्जेक्ट में साइटेडनेस आ जा रहा है, डिफेक्ट आ जा रहा है। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस में क्या होता है, लॉन्ग जो डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होती हैं वहाँ पर विजिबिलिटी काम करती है, यानी वो ऑब्जेक्ट्स विजिबल होते हैं, बट जो नियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें डिफेक्ट आ जाता है, उसमें दोष आ जाता है। ठीक है, तो नाम जैसा भी होता है उसकी जस्ट अपोजिट चीज़ें हैं। तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखती हैं लेकिन नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। नज़दीक का मतलब कितना नज़दीक? 25 सेंटीमीटर। मिनिमम कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। तो जैसे हम पिछले वाले में एकदम मैक्सिमम लेकर चल रहे थे इन्फिनिटी का केस, वैसे यहाँ पर हम नज़दीक का मतलब सबसे नज़दीक जितना भी हो सकता है यानी 25 सेंटीमीटर का केस लेकर चलेंगे। तो होता क्या है कि नियर ऑब्जेक्ट क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि देखिए 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर जब कोई ऑब्जेक्ट रहता है और उस आदमी को लॉन्ग साइटेडनेस हो जाता है, तो यहाँ से जब कोई रेज ऐसे जाती हैं तो ये रेज को ये कन्वर्ज नहीं कर पाता है और इसका इमेज रेटिना पर नहीं बना पाता है, मतलब यहाँ पर अभी तक इंटरसेक्ट नहीं की है। आप पीछे बढ़ाएंगे तो आप कह सकते हैं हाँ ये यहाँ पर इमेज बन रहा है, लेकिन ये जो इमेज यहाँ पर बन रहा है वो तो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि वो रेटिना पर नहीं बन रहा है। और एक चीज़ और याद करने वाली बात है कि लॉन्ग साइटेडनेस अगर नाम है तो जो इमेज होगा वो लॉन्ग बनेगा। लॉन्ग मतलब दूर बनेगा, दूर का मतलब रेटिना से बाहर चला जाएगा। शॉर्ट साइटेडनेस में जो इमेज होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस पर बनता है। शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब रेटिना से पहले ही बनता है। तो एक चीज़ तो आप लॉन्ग और शॉर्ट से जो डिफेक्टेड आई में इमेज बनता है उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा आप इस तरीके से वही याद कर सकते हैं कि लॉन्ग में विजन काम कर रहा है, उसके बाद साइटेडनेस आ गया। इस तरीके से आप इसको भी याद कर सकते हैं, डिफिनीशन याद कर सकते हैं। ठीक है, तो जब दूर का ऑब्जेक्ट दिखे और नज़दीक का ऑब्जेक्ट ना दिखे तो इस समस्या को बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस या दूर दृष्टि दोष। इसमें ऑब्जेक्ट आपको नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि जो नियर पॉइंट यानी 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका जो इमेज होता है वो दूर बनता है। दूर का मतलब रेटिना के बाहर बनता है। अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि रेटिना से बाहर बनता क्यों है, इसका कारण क्या है। तो देखिए इसका कारण हम क्या बता सकते हैं। एक तो हम यही बता सकते हैं कि हो सकता है कि हमारा जो आई बॉल है वो यहाँ पर था लेकिन यही आई बॉल सिकुड़ के यहाँ पर चला आया, मतलब डायमीटर ऑफ आई बॉल डिक्रीज हो गया। एक कारण ये हो सकता है। तो सबसे पहला कारण या कॉज आप लिख सकते हैं, कॉज है डायमीटर ऑफ आई बॉल
डायमीटर ऑफ आई बॉल डिक्रीजेज, आप ये बोल सकते हैं। दूसरा कारण हम लेंस के रेफरेंस में बोल सकते हैं। और लेंस में क्या हुआ होगा, आप देखिए कि लेंस ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लेंस जो है, ऐसा लग रहा है कि इस लेंस की फोकल लेंथ या इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ गया, जिसकी वजह से इस रे को ये कन्वर्ज करके यहाँ पर पहुँचा रहा है। फोकल लेंथ कम होता तो और ज़्यादा कन्वर्ज करता, क्योंकि जितना फोकल लेंथ कम होता है पावर उतनी ज़्यादा होती है। ये आपको पता है, P इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ जितना कम होगा पावर उतना ज़्यादा होगा, और पावर का मतलब कॉन्वेक्स लेंस के लिए कन्वर्जिंग नेचर। तो ये इस रे को कम कन्वर्ज कर पा रहा है, यानी रेटिना पर नहीं कन्वर्ज कर पाया, यानी इसका कन्वर्जिंग नेचर, कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी कम है, इसका पावर कम है। इसका पावर कम होने का मतलब इसका फोकल लेंथ ज़्यादा हो गया। तो दूसरा कारण है, आप यही बता सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीजेज। दूसरा कारण ये बता सकते हैं। अगर आप लेंस के रिस्पेक्ट में बताएंगे तो ऐसे बोलेंगे, आई बॉल के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कॉज ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया। एक चीज़ और यहाँ पर आप बता सकते हैं कि अगर n मतलब 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर जो ऑब्जेक्ट है वो आपको नहीं दिख रहा है, तो कहाँ का ऑब्जेक्ट दिख रहा है भाई, क्या दिक्कत आ गई है। तो जैसे पिछले में आपने देखा था कि जब मायोपिया होता है या शॉर्ट साइटेडनेस होता है, तो जो फार पॉइंट नॉर्मली इन्फिनिटी होता था वो इन्फिनिटी से और पहले खिसक के और कम हो गया था। लेकिन जब लॉन्ग साइटेडनेस होता है या फिर हाइपरमेट्रोपिया होता है, तो जो नियर पॉइंट होता है वो और कम होने की बजाय और आगे हो जाता है। मतलब ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जहाँ पर रखा ऑब्जेक्ट इनको दिखेगा, इससे कम आने पर नहीं दिख रहा है। जबकि नॉर्मली आपको पता है कि ये सब दिखना चाहिए था, कम से कम 25 तक का तो दिखना ही चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है शॉर्ट लॉन्ग साइटेडनेस में। आप देखिए यहाँ पर मैं डायग्राम बना देता हूँ। लॉन्ग साइटेडनेस में आपका जो नियर पॉइंट होता है, जैसे ये एक्चुअल नियर पॉइंट है 25 वाला, लेकिन डिफेक्टेड आई का जो नियर पॉइंट होता है वो कुछ यहाँ पर हो जाता है, और यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज आसानी से अभी भी रेटिना पर बन रहा है, और ये ऑब्जेक्ट उस व्यक्ति को अभी भी दिख रहा है जिसको लॉन्ग साइटेडनेस हुआ है। यानी लॉन्ग साइटेडनेस में जो नियर पॉइंट होता है एक्चुअल नियर पॉइंट से दूर चला जाता है, और शॉर्ट साइटेडनेस में जो फार पॉइंट होता है वो एक्चुअल फार पॉइंट से नज़दीक आ जाता था। तो यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस में फार पॉइंट इधर खिसक गया और लॉन्ग साइटेडनेस में नियर पॉइंट इधर की तरफ खिसक गया, मतलब इसी के रेंज में अब दिख रहा था, है ना। पिछला और ये मिला के अगर देखा जाए तो सिर्फ इसी रेंज में दिख रहा था। तो ये है आपका एक्चुअल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो आप कह सकते हैं लॉन्ग साइटेडनेस में जो नियर पॉइंट होता है वो थोड़ा खिसक के और दूर चला जाता है, मतलब 25 से और ज़्यादा हो जाता है। अब इसका करेक्शन कैसे करेंगे, इस समस्या को दूर कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल सी बात है। आप देख रहे हैं कि यहाँ 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट इनको नहीं दिख रहा है क्योंकि इमेज रेटिना से बाहर चला गया। तो इमेज को रेटिना पर बनाने के लिए इसको और पहले ही कन्वर्ज करना पड़ेगा, और पहले ही कन्वर्ज करने के लिए कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा। तो बाहर वाला लेंस इसको थोड़ा कन्वर्ज करेगा, और उसके बाद ये जो रे अब अंदर जा रही है इसको ये लेंस फिर से कन्वर्ज करेगा, और फाइनल इमेज यहीं पर जाके रेटिना पर बन जाएगी। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस को दूर करने के लिए प्रॉपर फोकल लेंथ का एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करना चाहिए। और ये करके हम क्या कर रहे हैं, अपनी आँख को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि हो क्या रहा है, देखिए ये है आपका एक्चुअल नियर पॉइंट जो कि आपको यहाँ पर इमेज बना के दे रहा था, लेकिन जो आपका इस टाइम डिफेक्टेड आई का नियर पॉइंट है वो ये है। और जब हम ये कॉन्वेक्स लगाते हैं और ये लाइट को कन्वर्ज करती है तो हमको ऐसा लगता है, ये भ्रम होता है कि यहीं से ये रे यहाँ पर आ रही है। यानी कि डिफेक्टेड आई का जो नियर पॉइंट है जहाँ आपका ऑब्जेक्ट इनको दिख रहा था, अभी भी इस समस्या के बावजूद भी इनको यहाँ का ऑब्जेक्ट दिख रहा था, तो इसको क्या हुआ, ऐसा लग रहा है कि यहाँ 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट इनको लगता है कि इससे जो रेज पास हो रही थी वो लगता है कि इनके डिफेक्टेड नियर पॉइंट से जाता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से इनको ये ऑब्जेक्ट दिखाई देता है क्योंकि ये रेटिना पर पहुँच गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लॉन्ग साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस को अच्छे से समझ लिया है। अगर आज के बाद आप भूलते हैं तो फिर इसका इलाज सिर्फ आप ही कर पाएंगे। ठीक है, मेरे पास इससे अलावा कोई इलाज इसका मेरे पास नहीं है कि मैं लॉन्ग साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस को किसी और तरीके से आपको बताऊं ताकि आपको याद हो जाए। जो भी मेरे पास था वो यही था।
ठीक है, वो हमने आपको दे दिया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं। प्रेस बायोपिया को हम ये भी बोल सकते हैं लॉस ऑफ एकोमोडेटिव पावर भी बोलते हैं प्रेस बायोपिया को, और अक्सर ये बुढ़ापे में होता है। प्रेस बायोपिया जिसको हिंदी में जरा दृष्टि दोष कहते हैं, ये जरा मतलब ये बुढ़ापे से है, तो ये अक्सर बुढ़ापे में होता है। क्यों? क्योंकि लॉस ऑफ एकोमोडेशन पावर हो जाता है। पावर एकोमोडेशन पावर जो है वो कम हो जाता है। एकोमोडेशन पावर कम क्यों हो जाता है? क्योंकि जो सिलियरी मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, और सिलियरी मसल्स की हेल्प से ही हम लेंस को कंप्रेस या एक्सपेंड करके एकोमोडेशन पावर का इस्तेमाल करते थे। तो बुढ़ापे में क्या होता है, सिलेरी मसल्स वीक हो जाती हैं, जिससे एकोमोडेशन पावर कम हो जाता है, जिससे फोकल लेंथ को वेरी करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। और ऐसे में दिक्कत ये आती है कि जो ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए ये हमारा नॉर्मल ह्यूमन आई हो गया और ये हमारा नियर पॉइंट हो गया, ये हमारा फार पॉइंट हो गया। जब किसी आदमी को प्रेस बायोपिया हो जाता है, आदमी मतलब किसी बूढ़े आदमी को जब प्रेस बायोपिया हो जाता है, तो इसका मतलब कि उसको दोनों तरह की दिक्कतें आ जाती हैं। दोनों तरह का मतलब जो मायोपिया में जितनी प्रॉब्लम होती है वो भी प्रॉब्लम है, प्लस जो हाइपरमेट्रोपिया में प्रॉब्लम्स हैं वो भी हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि जब किसी को प्रेस बायोपिया हो जाएगा तो इस समस्या को भी दूर करना है, इस समस्या को भी दूर करना है। आपने देखा इस समस्या को दूर करने के लिए प्रॉपर फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं चश्मे में, और इसके लिए क्या यूज करते हैं, कॉन्केव, और इसके लिए क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। मतलब कि जो प्रेस बायोपिया के लिए हम चश्मा यूज करेंगे उस चश्मे में दोनों लेंस होने चाहिए, कॉन्वेक्स भी और कॉन्केव भी। तो आप जानते हैं कि मायोपिया में ये फार पॉइंट यहाँ से खिसक के यहाँ चला जाता है एफ डैश, और हाइपरमेट्रोपिया में जो नियर पॉइंट है वो यहाँ से खिसक के यहाँ चला जाता है, यानी कि एन डैश। यानी कि जिसको भी प्रेस बायोपिया हो जाएगा उसको सिर्फ इसी रेंज में कोई ऑब्जेक्ट है तो वो दिखाई देगा, इसी रेंज में, ठीक है। इसके पहले का भी नहीं दिखेगा और इसके बाद का भी नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर बहुत नज़दीक हुआ, बहुत नज़दीक का मतलब हम 25 से नीचे की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, कभी बात नहीं करेंगे, और इन्फिनिटी से दूर की भी कभी बात नहीं करेंगे, वो तो कोई भी नहीं देख सकता, ठीक है, सही से। तो एन डैश और एन के बीच में जो नॉर्मली लोगों को दिखता है वो नहीं दिख रहा है, एफ डैश और इन्फिनिटी के बीच में जो नॉर्मली लोगों को दिखता है वो भी इनको नहीं दिख रहा है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर ये है चश्मा, उस बूढ़े व्यक्ति का चश्मा जिनको हुआ है, दादाजी को, जिनको ये प्रेस बायोपिया की प्रॉब्लम है, तो दादाजी के चश्मे में जो लेंस इस्तेमाल होता है वो आपने कभी फील किया होगा, यहाँ पर वो टच करने से महसूस होता है, थोड़ा थोड़ा ब्लर ब्लर दिखता है यहाँ पर वो लेंस। तो देखिए यहाँ पर एक लेंस होता है, एक लेंस यहाँ पर होता है, इसमें भी एक लेंस, इसमें भी एक लेंस, है ना। अच्छा, एक बार मैं इस चीज़ को क्लासरूम में पढ़ा रहा था तो मैंने जब बताया इस चीज़ को कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों लेंस इस्तेमाल करना है, तो मैंने पूछा कि बताओ कि कौन सा लेंस कहाँ पर होगा, तो एक स्टूडेंट ने कहा कि सर दाहिने वाले में कॉन्वेक्स लगा दीजिए और बाएं वाले में कॉन्केव लगा दीजिए, ठीक है। तो ऐसा आप लोगों को भ्रम नहीं होना चाहिए कि एक ग्लास में सिर्फ एक ही लेंस लगे। ऐसा तो है नहीं कि नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एक आंख बंद कर लेंगे, इससे देखेंगे, या दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ये वाला आंख बंद कर लेंगे, उससे देखेंगे। आंख हमेशा दोनों खुली रहेगी, लेकिन देखिए नीचे का जो पार्ट है, चश्मे का जो नीचे का हिस्सा है, वो नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखने के काम आएगा। और जब नज़दीक का ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिख रहा था, अब आप बताइए, जब नज़दीक का ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिख रहा था तो उस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते थे, हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस, यानी कि दूर का दिख रहा था, नज़दीक का नहीं दिख रहा था। तो वो नज़दीक का देखने के लिए हमने कॉन्वेक्स लेंस लगाया था। इसका मतलब कि नीचे ये जो लेंस यूज होगा वो कॉन्वेक्स होगा, ठीक, और ऊपर ये जो लेंस होगा वो कॉन्केव होगा, जो कि दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के काम आएगा, ठीक है। तो अगर नीचे नज़दीक का ऑब्जेक्ट देखना है तो ऐसे आंखों को हम नीचे कर लेते हैं चश्मे में, और जब दूर का देखना होता है तो ऐसे कर लेते हैं। तो इसका मतलब ऊपर कॉन्केव होना चाहिए और नीचे कॉन्वेक्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेस बायोपिया। एक लास्ट है, आप इसको भी समझ लीजिए, इसके बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म, देखिए एस्टिग्मेटिज्म एक ऐसी प्रॉब्लम है
जिसमें दिक्कत ये होती है कि सपोज किसी एक जगह पर ऐसे कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस हो और कुछ वर्टिकल लाइंस हो, इस को जब वो देखता है तो जो यहाँ पर इमेज बनता है वो इमेज स्पष्ट नहीं बनता, ये इमेज इस तरीके से बनता है, डिस्टॉर्टेड इमेज बनता है। मतलब एक ही पॉइंट पर जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको वो क्लियरली नहीं देख सकता, या तो उसको हॉरिजॉन्टल लाइन ठीक ठाक दिखेंगी, वर्टिकल नहीं समझ में आएगा, ब्लर होगा, तिरछा होगा, या तो वर्टिकल दिख रहा होगा तो हॉरिजॉन्टल नहीं दिख रहा होगा। मतलब एक ही पोजीशन पर अगर कुछ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हो और वो उस व्यक्ति को सही से ना दिख रही हो, जैसे कुछ कपड़े होते ना उसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस हो, तो जिसको एस्टिग्मेटिज्म हुआ होगा उसके, इसको हिंदी में बोलते हैं अबिंदुकता, अबिंदुकता। ठीक है, तो जिसको भी एस्टिग्मेटिज्म होता है उसको इस तरह का ऑब्जेक्ट ऐसा दिखाई देता है। और इसका कारण क्या होता है, ये क्यों समस्या आती है, ये तो आप समझ गए ना, ये पावर ऑफ एकोमोडेशन लॉस की वजह से आता है, बुढ़ापे में होता है। ये क्यों होता है प्रॉब्लम एस्टिग्मेटिज्म का, तो जो ये आपका लेंस है आई लेंस, इसका जो कर्वनेस है, कर्वनेस, जब उसका स्फीरिकल सरफेस, मतलब इसका सरफेस स्फीरिकल नहीं रह जाता, ठीक है, इसके सरफेस में जो इसका घुमाव है वो सरफेस स्मूथ नहीं रहता, बिल्कुल प्रॉपरली स्फीरिकल नहीं रहता है, तब ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, यानी जब आपका लेंस प्रॉपरली स्फीरिकल न रहे और एस्टिग्मेटिज्म की प्रॉब्लम आ जाए, तो इस समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पर इस तरह का लेंस इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिलेंड्रिकल लेंस। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्टिग्मेटिज्म किस वजह से होता है और इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे। तो एस्टिग्मेटिज्म में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हमको क्लियरली नहीं दिखती हैं और ये समस्या आती है आई लेंस के स्फीरिकल जो सरफेस है उसके कर्वनेस में कमी आने की वजह से, और इस समस्या को दूर करने के लिए हम सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं अबिंदुकता। तो ये 4 आई डिफेक्ट आपके सिलेबस में थे, चारों को मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए और हमेशा हमेशा ये आपको याद रहे। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से नोट करें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे, दैट इज आई पीस। तो आई पीस के बारे में डिस्कस करेंगे और आपके सिलेबस में सिर्फ 2 आई पीस हैं, हाइगेंस आई पीस और रैम्सडन आई पीस। और भी टाइप के आई पीस होते हैं जैसे गॉस आई पीस, केल्नर आई पीस, तो वो सब आपको नहीं पढ़ना है। तो हाइगेंस आई पीस और रैम्सडन आई पीस के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम आई पीस आपको याद दिलाते हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर पढ़ा होगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पार्ट 1, तो उसमें हमने डिस्कस किया था माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो आपने देखा था कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, जब माइक्रोस्कोप में जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था और उसके बाद जो टेलीस्कोप था, तो आपने देखा कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में जो 2 लेंस यूज किए जाते हैं, उसमें से जो लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो लेंस हमारे आंख की तरफ, आई की तरफ होता था उसको हम बोलते थे आई पीस। ठीक है, तो नॉर्मल जो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, टेलीस्कोप होता है, उसमें अगर आप सिंगल लेंस से आई पीस बनाते हैं तो आपको पता है क्रोमेटिक और स्फीरिकल अबेरेशन का लेक्चर आपने देखा होगा, तो आपको पता है कि सिंगल लेंस से जो इमेज बनता है उस इमेज में बहुत तरह के अबेरेशंस होते हैं, बहुत तरह के विपथन होते हैं, जिसमें से 2 खास अबेरेशन आपने पढ़ा था सिंगल लेंस के लिए जो होता है, वो था आपका एक क्रोमेटिक अबेरेशन और दूसरा था स्फीरिकल अबेरेशन। अगर आपको नहीं पता है क्रोमेटिक अबेरेशन और स्फीरिकल अबेरेशन क्या होता है, तो आप पहले उस लेक्चर को जाकर देखिए, उसके बाद ही आप यहाँ पर आइए, तभी इसको पढ़ने का कोई मतलब निकलेगा। क्योंकि हाइगेंस और रैम्सडन आईपीस जस्ट कार्डिनल पॉइंट को पढ़ने के बाद ही पढ़ाया जाता है, बट बीच में कुछ और भी टॉपिक जैसे ह्यूमन आई आ गया और आई डिफेक्ट वगैरह, ये सब हमको बताना था, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप बताना था। इस वजह से हमने कार्डिनल पॉइंट्स के बाद अभी इसको जाकर अब बता रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या होता है, ज़्यादातर बुक्स में ये कार्डिनल पॉइंट्स के तुरंत बाद देता है, क्योंकि इनका भी कार्डिनल पॉइंट आपको लोकेट करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्रोमेटिक और स्फीरिकल अबेरेशन का लेक्चर देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो सिंगल लेंस से जो इमेज बनता है उसमें क्रोमेटिक अबेरेशन और स्फीरिकल अबेरेशन की प्रॉब्लम आती है। इस वजह से हम कम्बिनेशन ऑफ लेंस अगर यूज करें, सिंगल लेंस की जगह पर कम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज करें और प्रॉपर कंडीशन को वो फॉलो करें, तो हम क्रोमेटिक और स्फीरिकल अबेरेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। आपको पता है क्रोमेटिक अबेरेशन को मिनिमम करने के लिए, मिनिमाइज रखने के लिए, जो दोनों कॉम्बिनेशन हम लेंगे लेंस का, उसके बीच का सेपरेशन क्या होना चाहिए,
F1 प्लस F2/2। और स्फीरिकल अबेरेशन अगर आप दूर करना चाहते हैं तो जो दोनों लेंस आप कॉम्बिनेशन लेंगे उनके बीच का सेपरेशन क्या होना चाहिए, उसके लिए होना चाहिए D = F1 माइनस F2। ठीक है, तो क्रोमेटिक अबेरेशन को दूर करने की कंडीशन, स्फीरिकल अबेरेशन को दूर करने की कंडीशन। इसके अलावा आपको पता है कि स्फीरिकल अबेरेशन को मिनिमाइज किया जा सकता है अगर हम इस तरीके का बाई कॉन्वेक्स लेंस लेने की बजाय प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज करें तो उसमें स्फीरिकल अबेरेशन मिनिमम रहता है। ठीक है, बहुत कम हो जाता है। तो इन कंडीशन को ध्यान में अगर आप रखते हैं तो इसके बाद आप देखिए, तो एक बात आपको समझ में आ गई कि जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसके बाद जो आईपीस आप यूज करते थे, सिंगल लेंस वहां यूज करते थे, वहां आप सिंगल की बजाय आपको ये कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा लेंस का, और ये पूरा अभी भी क्या है, आईपीस है। तो किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप में ये है आपका ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट के सामने रहता है, यानी इसके पास में रहता है ऑब्जेक्ट, और जो आई के पास रहता है, नेत्र के पास रहता है, उसको हम बोलते हैं आईपीस। आईपीस में हम सिंगल लेंस की बजाय कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज करें तो इस तरह की दिक्कतों को दूर किया जा सकता है। तो ऐसी दिक्कतों को दूर करने के लिए जो आईपीस हम लेते हैं वो आईपीस कई टाइप के होते हैं, जिसमें से 2 आईपीस आपको पढ़ना है, हाइगेंस और रैम्सडन आईपीस। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस आपको लेना है, यानी आईपीस आपको बनाना है ताकि ये सारी दिक्कतें दूर हो जाएं। तो इसमें से सबसे पहला है आपका हाइगेंस आईपीस। तो हाइगेंस आईपीस में हम क्या करते हैं, 2 लेंस लेते हैं, है ना, आईपीस बनाने के लिए 2 लेंस लेते हैं, और दोनों लेंस कौन से लेते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को कैसे रखते हैं, तो इस तरीके से रखते हैं कि जो लाइट, जो ऑब्जेक्टिव, ये है ना ऑब्जेक्टिव, इधर ऑब्जेक्टिव कहीं होगा, तो ऑब्जेक्टिव से जो लाइट आगे जाए वो इस लेंस के स्फीरिकल सरफेस पर पड़े, इस तरीके से हम रखते हैं। ठीक है, और इसी डायरेक्शन में इसका भी स्फीरिकल सरफेस है। तो दोनों का प्लेन सरफेस राइट साइड में है और स्फीरिकल सरफेस लेफ्ट साइड में, इस तरीके से हमने इसको अरेंज किया है। और इसका फोकल लेंथ है 3f, इसका फोकल लेंथ है f, मतलब फोकल लेंथ का जो रेशियो है वो 3:1। ये जो लेंस यानी ऑब्जेक्टिव के बाद जो तुरंत पहला लेंस पड़ता है, ये पूरा आईपीस है, इस पूरे आईपीस का वो लेंस जो ऑब्जेक्टिव के बगल में है उस लेंस को हम बोलते हैं फील्ड लेंस। और इसका काम होता है फील्ड व्यू, जो होता है ना फील्ड व्यू, कि कितने ज़्यादा व्यू का इमेज इसके अंदर बन रहा है। तो फील्ड व्यू को बढ़ाने के लिए ये इमेज हम यूज़ करते हैं, ये लेंस हम यूज़ करते हैं, इसका नाम है फील्ड लेंस। और दूसरा लेंस जिसको हम बोलते हैं आई लेंस, यहाँ से हम उस इमेज को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका फील्ड लेंस, ये हुआ आपका आई लेंस, ये पूरा मिला के क्या हुआ, आई पीस। इसका फोकल लेंथ 3f, इसका फोकल लेंथ f, ये पूरा मिला के कौन सा आई पीस, हाइगेंस आई पीस। ठीक, तो पीछे आप पढ़ चुके हैं कार्डिनल पॉइंट्स के बारे में कि जब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस लेते हैं कोएक्सियल लेंस सिस्टम, तो उसका अपना कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं, 6 कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं। कौन कौन से, प्रिंसिपल पॉइंट P1 P2 और फोकल पॉइंट F1 F2 और नोडल पॉइंट N1 और N2। तो आधा काम हम ये जो हाइगेंस और रैम्सडन आईपीस है इसका आधा चीज़ हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, और आधा काम आपके लिए छोड़ रहे हैं होमवर्क के तौर पर। आपको सॉल्व करके बताना है कि हाइगेंस आईपीस का प्रिंसिपल पॉइंट, फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट, सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट, फर्स्ट फोकल पॉइंट, सेकंड फोकल पॉइंट, फर्स्ट नोडल पॉइंट और सेकंड नोडल पॉइंट कहाँ पर लाई करेंगे, कहाँ पर लोकेट होंगे। ठीक है, तो इसको आप लोकेट करिएगा। इसके पीछे का लेक्चर आपने देखा होगा कार्डिनल पॉइंट्स का, तो वही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। दोनों लेंसेज का फोकल लेंथ हमने बता दिया है, इनके बीच का सेपरेशन 2f है। तो अगर आपको d पता है, f1 और f2 पता है, तो आप कार्डिनल पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है आज का कि आप कार्डिनल पॉइंट्स को हाइगेंस आईपीस के लिए लोकेट करिएगा। वो चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो मैं इसी चीज़ को बताता, इसी को सॉल्व करता, तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। इसका भी कार्डिनल पॉइंट्स आप ही को लोकेट करना है, P1 P2 N1 N2 और F1 F2। ठीक है, तो हाइगेंस और रैम्सडन आईपीस का आधा काम आपका है और आधा काम हमारा। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि इस तरीके से इसको रखते हैं, साइड बाय साइड इनका स्फीरिकल सरफेस होता है, 2f रहता है कंडीशन। अब देखिए, आप जानते हैं कि क्रोमेटिक अबेरेशन को दूर करने के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है F1 + F2/2।
तो क्या यहाँ पर ये क्रोमेटिक अबेरेशन की इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है? तो F1 3F, F2 F, 3F प्लस F/2 करेंगे 2F आएगा और इनके बीच का सेपरेशन 2F है। इसका मतलब हाइगेंस आईपीस क्रोमेटिक अबेरेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब कि हाइगेंस आईपीस में क्रोमेटिक अबेरेशन नहीं होता है या बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है ना। और स्फीरिकल अबेरेशन की बात करें तो इसका कंडीशन क्या होता है? D = F1 - F2। तो डिफरेंस करके देखिए 3F कितना आएगा? 2F आएगा। इसका मतलब कि अभी भी 2F है, यानी ये स्फीरिकल अबेरेशन की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हाइगेंस आईपीस में ना ही क्रोमेटिक अबेरेशन होता है और ना ही स्फीरिकल अबेरेशन होता है, ठीक है। दोनों कंडीशंस को ये सेटिस्फाई करता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉस वायर। तो इसमें जो क्रॉस वायर होता है वो बिटवीन दी लेंसेस, इन दोनों लेंसेस के बीच में रखा जाता है, जो कि एक प्रॉब्लम वाली बात है इस लेंस के बीच में क्रॉस वायर को एडजस्ट करना। तो थोड़ा सा मैकेनिकल एक प्रॉब्लम जो है अराइज होती है, थोड़ी बहुत ये दिक्कत वाली बात है हाइगेंस आईपीस के बारे में। बाकी चीज़ें पॉजिटिव हैं कि क्रोमेटिक अबेरेशन और स्फीरिकल अबेरेशन ये बिल्कुल नहीं होता है। कार्डिनल पॉइंट्स आप लोकेट करके बताएंगे। फोकल लेंथ और इनके बीच का सेपरेशन याद रखिएगा, कैसे रखा जाता है ये चीज़ भी आपको याद रखना है, ठीक। अब इसी तरह से हम दूसरा एक आईपीस बनाते हैं और इस आईपीस में भी हम कोशिश करते हैं कि ये सारी समस्याएं कम से कम हो, मिनिमम हो। इस आईपीस का नाम है रैम्सटन आईपीस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ जो हमारा लेंस होगा उसको फील्ड लेंस बोलेंगे और हमारे नेत्र की तरफ, हमारे आई की तरफ जो लेंस होगा वो हमारा आई लेंस होगा। और ये पूरा मिला के क्या है? ये पूरा मिला के आईपीस है। इस फील्ड लेंस की फोकल लेंथ है F, आई लेंस की फोकल लेंथ है F। इनके बीच का सेपरेशन है 2/3F और इनको ऐसे रखा हुआ है कि इनका जो स्फीरिकल सरफेस हो वो एक दूसरे को फेस करे। स्फीरिकल सरफेस एक दूसरे को फेस करें, इसको ऐसा रखा हुआ है। तो रखने का तरीका भी आपको याद रखना है कि इसको देखिए इस तरह से उल्टा किया गया है, फोकल लेंथ भी चेंज हो गए, इनके बीच का सेपरेशन भी चेंज हो गया। कार्डिनल पॉइंट्स अब बदल जाएंगे और इसको आप लोकेट करके बताएंगे। क्रोमेटिक अबेरेशन की जो कंडीशन है यानी एक्रोमेटिज्म की जो कंडीशन है, क्या ये वो उस कंडीशन को फॉलो कर रहा है? तो आप देखिए F1 + F2/2 यानी F + F/2 दैट मीन्स F। इन लेंसेज के बीच का सेपरेशन F होता तो हम कहते कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यहाँ तो 2/3F है। इसका मतलब कि ये क्रोमेटिक अबेरेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात, यानी इसके अंदर क्रोमेटिक अबेरेशन है, इसके अंदर क्रोमेटिक अबेरेशन नहीं था, यहाँ पर क्रोमेटिक अबेरेशन है क्योंकि इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दूसरा, स्फीरिकल अबेरेशन की कंडीशन होती है F1 - F2। तो ये F और इनके बीच का सेपरेशन आएगा 0, मतलब डिफरेंस आएगा 0, मतलब दोनों को कंबाइन करके रखना चाहिए था स्फीरिकल अबेरेशन को मिनिमाइज करने के लिए, लेकिन यहाँ तो कोई नॉन जीरो वैल्यू है। इसका मतलब ये स्फीरिकल अबेरेशन की कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ पर स्फीरिकल अबेरेशन भी होगा, लेकिन ध्यान रहे इस स्फीरिकल सरफेस को इधर की बजाय घुमा के इधर रख दिया गया है, इधर है प्लेन सरफेस और ऑब्जेक्टिव लेंस से जो लाइट आएगी वो प्लेन सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होगी। और आपने ये भी पीछे पढ़ा है कि स्फीरिकल अबेरेशन की प्रॉब्लम को हम मिनिमाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो भले ही ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी ये जिस तरीके का हमारा अरेंजमेंट यहाँ पर है उससे स्फीरिकल अबेरेशन मिनिमाइज हो जाता है। लेकिन अभी भी ये स्फीरिकल अबेरेशन इस स्फीरिकल अबेरेशन से ज़्यादा है, इसमें तो बिल्कुल नहीं है, इसमें कुछ है, और इसका जो क्रोमेटिक अबेरेशन है वो तो इससे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ये दिक्कत है कि हाइगेंस आईपीस के कंपैरिजन में रैम्सटन आईपीस में जो अबेरेशंस होते हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, है ना। ये थोड़ा ही ज़्यादा होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें जो क्रॉस वायर होता है वो आउटसाइड द लेंस रखा जाता है। तो एक अच्छी बात इसकी ये है कि क्रॉस वायर को एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, वो बाहर है तो कोई भी मैकेनिकल प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी कि लेंस के बीच में क्रॉस वायर को कैसे रखें, जबकि यहाँ पर लेंस के बीच में क्रॉस वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस वायर को लेकर थोड़ी दिक्कत है, लेकिन यहाँ पर क्रॉस वायर इसके बाहर होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये स्फीरिकल और क्रोमेटिक अबेरेशन के कंडीशंस को फॉलो नहीं करता, इस वजह से ये अबेरेशंस होते हैं, यहाँ पर ये अबेरेशंस नहीं होते, ठीक है ना। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ निकल के आती है वो ये डायग्राम है। इसी से आप बता पाएंगे कि ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक।
तो ये डायग्राम आप याद कर लीजिए, इतनी चीज़ों को आप नोट भी कर सकते हैं। और ये होमवर्क आपका रहेगा कि आप रैमस्टन आईपीस और हाइगेंस आईपीस का कार्डिनल पॉइंट लोकेट करके कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर बताएंगे। ठीक, तो ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया आईपीस का। ह्यूमन आई हो गया, आई डिफेक्ट हो गया, आईपीस हमने पढ़ लिया, हाइगेंस और रैमस्टन। लास्ट टॉपिक है रिजॉल्विंग पावर एंड रिजोल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मुझे पता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है और इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में भी आपको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही आती है कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर की डिफिनीशन क्लियर नहीं हो पाती है कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो आज ये लेक्चर देखने के बाद, ये सारा डिस्कशन देखने के बाद लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, रिजॉल्विंग पावर, उसके फार्मूले, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये सारा कुछ एकदम प्रॉपरली आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। मान लीजिए कि आपने कुछ ऐसे लाइनें खींची हैं जो एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक है, कुछ ऐसे पैरेलल लाइन्स हमने खींच दी। अब जब आप इसको किसी इंस्ट्रूमेंट से देखेंगे, मान लीजिए आप ऐसे नॉर्मली आप देख रहे हैं, इसको बहुत दूर से देखेंगे तो आपको ये अलग अलग नहीं दिखाई देगा, है ना। ये आपको ब्लर दिखेगा और ऐसा लगेगा मिक्स हो गया एक ही में। जैसे जैसे आप नज़दीक जाएंगे वैसे वैसे आपको स्पष्ट दिखेगा, क्लियर दिखेगा। इसका मतलब ये कि नज़दीक आने के बाद रिजॉल्विंग पावर बढ़ गया है, दूर जाने के बाद रिजॉल्विंग पावर कम हो जाता है इस इमेज के लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए। इस वजह से आपको इसका इमेज क्लियर नहीं दिखता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से जब हमको किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बहुत ही क्लियर दिखता है तो हम कहते हैं कि हमारे इंस्ट्रूमेंट का रिजॉल्विंग पावर अच्छा है। जब हम उसको स्पष्ट नहीं देख पाते, क्लियर नहीं देख पाते, तो कहते हैं रिजॉल्विंग पावर अच्छा नहीं है। तो डिफिनीशन क्या है रिजॉल्विंग पावर की? एबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू मेक डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट बहुत ही क्लोज है, बहुत ही नज़दीक हैं, तो उनका क्लियर और डिस्टिंक्ट इमेज बनाने की जो एबिलिटी होती है इंस्ट्रूमेंट्स की, उसी को हम बोलते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का रिजॉल्विंग पावर। कोई इंस्ट्रूमेंट जो इस बहुत ही नज़दीक के ऑब्जेक्ट का भी क्लियर इमेज बना सकता है, उसका रिजॉल्विंग पावर हाई होगा। जो इसका क्लियर इमेज नहीं बना सकता है, ब्लर बना रहा है, उसका रिजॉल्विंग पावर लो होगा। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर आप समझ गए कि इस ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने की जो एबिलिटी है किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, वही उस इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर है। दूसरा, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, इसकी डिफिनीशन क्या है? द एंगल सबटेंडेड बाई नियर ऑब्जेक्ट्स एट द ऑब्जेक्टिव लेंस व्हेन इट इज सीन डिस्टिंक्टली। मान लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट हैं, बहुत ही नज़दीक हैं एक दूसरे के। ये दो ऑब्जेक्ट, मान लीजिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं और एक दूसरे से बहुत ही नज़दीक हैं, और आप इस ऑब्जेक्ट को अभी भी क्लियरली देख पा रहे हैं। यही वो मिनिमम डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट के बीच का, जिसको आप अपने इंस्ट्रूमेंट से क्लियरली डिस्टिंक्टली देख पा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में इन दोनों ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर आप सेलेक्ट करते हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट से जो मिनिमम एंगल बनेगा इंस्ट्रूमेंट के ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर, उसी एंगल को हम बोलते हैं, इस एंगल को बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, तो अगर ऐसे दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं और आप उसका क्लियर इमेज देख पा रहे हैं, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हैं, उन दोनों ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो एंगल बनेगा, उस एंगल को बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, तो इस डिफिनीशन को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर डायग्राम बना दिया है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, और ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, और इन दोनों ऑब्जेक्ट को आपने बहुत ही नज़दीक रखा हुआ है और आप अभी इसको क्लियरली देख पा रहे हैं, डिस्टिंक्ट करके देख पा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये दोनों मिल करके इस ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो एंगल बनाएंगे, उसी एंगल को बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जितना कम होगा, उसका रिजॉल्विंग पावर उतना ज़्यादा होगा। यानी रिजॉल्विंग पावर और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा डिफिनीशन में कि रिजॉल्विंग पावर क्या है, तो ये इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी है ऑब्जेक्ट का क्लियर इमेज दिखाने का। और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या है कि जब वो इमेज आपको क्लियरली दिख रहा हो और एकदम मिनिमम नज़दीक, एकदम जितना भी हो सकता है वहाँ रखने के बाद भी क्लियर दिख रहा हो, ऐसे कंडीशन में जो मिनिमम एंगल, जैसे आप देखिए अगर इस ऑब्जेक्ट को यहाँ और यहाँ रखते हैं तब भी ये दोनों मिलकर यहाँ कुछ एंगल बनाएंगे, लेकिन अभी जो एंगल बनाएंगे वो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन नहीं है।
एकदम मिनिमम वो कंडीशन जहां तक ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली दिखता है, तब जो ये मिनिमम एंगल बनेगा उस एंगल को हम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बोलेंगे। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट को आप इससे भी ज़्यादा नज़दीक रख देते हैं तब तो ये ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा ही नहीं, क्लियरली स्पष्ट डिस्टिंक्ट तरीके से दिखेगा ही नहीं। तो एंगल तो अभी और भी कम हो सकता था, लेकिन ऐसे केस में आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, यही वो मिनिमम डिस्टेंस है जहां पर रखा ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली दिख रहा है। तो इसी केस में जो एंगल होगा उसी एंगल को बोलेंगे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसीलिए अगर आपको रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला याद हो जाए तो आप लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर आपको लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फार्मूला पता है तो रिजॉल्विंग पावर निकाल सकते हैं। आप दोनों में से कोई एक याद रखिएगा, ये मेरा सजेशन रहेगा आप लोगों को, क्योंकि दोनों याद करने पर कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। ठीक, तो अगर हम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की बात करें तो टेलीस्कोप के लिए लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फार्मूला होता है 1.22 लैम्डा अपान डी, जहां पर लैम्डा क्या है, इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ, और डी क्या है, डी है उस ऑब्जेक्टिव का अपर्चर, है ना, ये अपर्चर डी। ठीक है, तो डी अपर्चर है और लैम्डा वेवलेंथ है। ये टेलीस्कोप के लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फार्मूला है। अगर आप माइक्रोस्कोप के लिए लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन लिखेंगे तो इसी टाइप का होता है, बस डी की जगह पर लिखा रहेगा 2 साइन अल्फा, 2 साइन अल्फा। लेकिन इसमें अल्फा क्या है अब ये भी देखना पड़ेगा। तो अल्फा को हम बोलते हैं कोन एंगल, कोन एंगल। ये डी क्या था, ये था अपर्चर, अपर्चर। अल्फा जो कि माइक्रोस्कोप के लिए फार्मूले में आता है, तो अल्फा को कोन एंगल बोलते हैं। और ये कोन एंगल समझाने के लिए यहाँ पर मैंने डायग्राम बना दिया है। मान लीजिए कि माइक्रोस्कोप का ये ऑब्जेक्टिव है और इस छोटे से पॉइंट ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं। तो इस छोटे से पॉइंट ऑब्जेक्ट से इस तरह से दो रेज जा रही हैं जो फाइनली यहाँ से बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल रही हैं। तो बिल्कुल बीच वाली लाइन ये है, इसको बिल्कुल बीच से काटते हुए। तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है अल्फा या फिर अल्फा, यही अल्फा को हम क्या बोलते हैं, कोन एंगल, क्योंकि यहाँ पर कोन का शेप बन रहा है ना, तो इस पूरे एंगल का जो आधा होता है उसी को कोन एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये कोन एंगल का कॉन्सेप्ट माइक्रोस्कोप के केस में आएगा। और किस फार्मूले की अभी हम बात कर रहे हैं, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं। अगर इसी में मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में यहाँ पर जो मीडियम है वो एयर या वैक्यूम की बजाय कोई एक ऐसा मीडियम हो जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, कोई ट्रांसपेरेंट लिक्विड उसके अंदर भर दिया जाए और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप के फार्मूले में यहाँ पर अपान में म्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक स्पेशल केस है। नॉर्मली आप इस तरह से याद कर सकते हैं, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा तो साथ में म्यू लग जाएगा। तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फार्मूला अगर आपको पता है तो रिजॉल्विंग पावर का भी फार्मूला आप बना सकते हैं। जैसे टेलीस्कोप के लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फार्मूला ये है, तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पता है तो रिजॉल्विंग पावर जस्ट इसी का उल्टा, देखिए डी अपान 1.22 साइन 1.22 लैम्डा। ठीक है, तो टेलीस्कोप का अगर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पता है तो उसका आप रिजॉल्विंग पावर लिख सकते हैं। माइक्रोस्कोप का आपको लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पता है तो उसी का उल्टा कर देंगे तो इसका भी रिजॉल्विंग पावर आपको मिल जाएगा। देखिए 2 साइन अल्फा को ऊपर कर दिया हमने और 1.22 लैम्डा को नीचे कर दिया। अगर ये वाला केस माइक्रोस्कोप के लिए आपको यूज करना पड़ रहा है म्यू वाला, तो इसमें भी उल्टा कर देंगे, यहाँ पर म्यू लगा देंगे इसके साथ में 2 म्यू साइन अल्फा 1 अपान 1.22 लैम्डा। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। तो आपको क्या करना है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की डिफिनीशन याद रखनी है, रिजॉल्विंग पावर की डिफिनीशन याद रखनी है। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या है, ये एक एंगल है। तो आप ध्यान रखिएगा ये जो भी इसका यूनिट आता है ना वो रेडियन में लिखा जाता है। जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो ये रेडियन में आएगा, क्योंकि ये एक एंगल है। कैसा एंगल, तो जब ऑब्जेक्ट को इतनी मिनिमम डिस्टेंस पर रख दें कि हम उसको वो स्पष्ट दिख रहा हो, उस टाइम वो जो एंगल बनाएगा ऑब्जेक्टिव के साथ, उसी एंगल को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। और ये रेडियन में आता है। टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन याद कर लीजिए, रिजॉल्विंग पावर भी आपको याद हो जाएगा जस्ट उल्टा करने से, इस रिलेशन से। ठीक है, लास्ट में एक पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है। अच्छा, एक चीज यहां पर आप देखिए, एक सवाल आता है कि जो टेलीस्कोप हम यूज करते हैं उस टेलीस्कोप में जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है उसको हम बड़ा लेते हैं। आपने पिछले लेक्चर में देखा कि ऑब्जेक्टिव हम बड़े अपर्चर का, बड़े फोकल लेंथ का लेते हैं। तो इस फार्मूले से आपको पता चल रहा है कि अगर आप रिजॉल्विंग पावर बढ़ाना चाहते हैं टेलीस्कोप का, तो टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर यानी उसकी एबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, डी को बढ़ाना पड़ेगा और लैम्डा को घटाना पड़ेगा। यही ऑप्शन है आपके पास। लेकिन टेलीस्कोप की हेल्प से हम जिस ऑब्जेक्ट को देखते हैं वो नॉर्मली क्या होता है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है
और बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम देख रहे हैं, तो हम कौन से लाइट एक्सपेक्ट करते हैं वहाँ पर? नेचर का लाइट यानी सनलाइट। तो सनलाइट में ही हम टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं मोस्टली। तो हमारा लैम्डा के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। हम सूरज भगवान से नहीं कह सकते कि आप अपनी लाइट का जो वेवलेंथ है उसको कम कर दीजिए, उसमें जो रेड कलर है उसमें उसको आप रहने दीजिए, खाली ब्लू कलर भेजिए, तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो अच्छे से काम करेगा, उसका रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगा। ऐसा आप कह सकते हैं। हाँ, अगर आपको एड्रेस पता हो तो आप कह भी सकते हैं, कोई बात नहीं है। बट नॉर्मली आप देखिए कि लैम्डा की वैल्यू के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। नेचर की लाइट या सनलाइट का वेवलेंथ आप नहीं चेंज कर सकते, डिक्रीज नहीं कर सकते। तो ये तो ऑप्शन खत्म हो गया आप। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप बढ़ाने के लिए अब एक ही ऑप्शन है कि डी को आपको बढ़ाना पड़ेगा। डी का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर। इसीलिए रिजॉल्विंग पावर अच्छा हो, इमेज आपका स्पष्ट बने, क्लियर दिखाई दे, इसीलिए टेलीस्कोप का जो अपर्चर होता है उसको ज़्यादा लिया जाता है, बड़ा लिया जाता है, ताकि उसका रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा हो या लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम हो जाए। ठीक। और दूसरा माइक्रोस्कोप के केस में आप देखिए, माइक्रोस्कोप के केस में आप क्या कर सकते हैं, 2 sin अल्फा अपान 1.22 लैम्डा। तो माइक्रोस्कोप तो हम नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज़ करते हैं, और वो ऑब्जेक्ट को हम अपनी इच्छा से जो भी लाइट देंगे उसी लाइट में हम उसको देख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर इस लैम्डा के ऊपर हमारा कंट्रोल है माइक्रोस्कोप के केस में, बट अल्फा के ऊपर कंट्रोल नहीं है। और क्यों नहीं है आप देखिए, मान लीजिए अगर हम अल्फा को बढ़ाएं और लैम्डा को घटाएं तब तो रिजॉल्विंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन अल्फा को हम बढ़ा नहीं सकते। अल्फा को बढ़ाने के लिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो और बड़ा होना चाहिए, तब जाके ये अल्फा इधर और इधर थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा, है ना। अल्फा के बढ़ाने के लिए हमको ऑब्जेक्टिव का अपर्चर बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है कि माइक्रोस्कोप में जो हम ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करते हैं उसका अपर्चर हम कम से कम रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत छोटा सा है, बहुत नज़दीक है। अपर्चर बहुत बड़ा करेंगे तो इससे पास होने वाली जो लाइट है वो पूरा बिखर जाएगी, उसके बाद आगे जाएगी। और लेंस लाइट को एब्जॉर्ब भी करता है, तो जो इस ऑब्जेक्ट से होकर जाने वाली लाइट है उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा अब लेंस के द्वारा एब्जॉर्ब होगा, तो आपको उधर कम लाइट मिलेगी, इमेज की क्लैरिटी पर असर पड़ेगा। तो इसीलिए माइक्रोस्कोप में हमारी कोशिश होती है, चूँकि ऑब्जेक्ट छोटा सा ही है, तो इस पूरे ऑब्जेक्ट की सरफेस से लाइट हमारे लेंस के ऊपर पड़े, इसके लिए भी हमको बहुत ज़्यादा बड़े लेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका फोकल लेंथ हम कम रखने की कोशिश करते हैं, अपर्चर कम रखने की कोशिश करते हैं, ताकि इमेज क्लियर बने। लेकिन आप देख रहे हैं कि रिजॉल्विंग पावर बढ़ाने के लिए अल्फ़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो अल्फ़ा तो हम नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि अल्फ़ा को बढ़ाने के लिए ऑब्जेक्टिव को बढ़ा लेना पड़ेगा, जो हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारा अल्फ़ा के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन लैम्डा के ऊपर कंट्रोल है, और लैम्डा को हम डिक्रीज कर सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का इमेज देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि उस आपका माइक्रोस्कोप अच्छा रिजॉल्विंग पावर उसका रहे, इसके लिए लैम्डा घटाना पड़ेगा। और लैम्डा घटाने का मतलब आप समझते हैं विबग्योर में ये वायलेट है और ये रेड है, तो वायलेट, इंडिगो ब्लू, ये कलर का अगर आप प्रयोग करते हुए ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, ज़्यादा डिस्टिंक्ट दिखेगा, ज़्यादा क्लियर दिखेगा, क्योंकि माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत रहस्य वाली बात है। इस फार्मूले से आप ये दो महत्वपूर्ण चीज़ों को समझ पाते हैं कि टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर बढ़ाने के लिए हमको उसका अपर्चर बढ़ाना पड़ेगा, और माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर बढ़ाने के लिए जो लाइट हमने वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर डाली है उस लाइट का वेवलेंथ हमको कम रखना पड़ेगा, मतलब इस तरह के वायलेट, इंडिगो, ब्लू टाइप के कलर को लेना पड़ेगा। क्लियर है ना? ठीक है, ये सारा कुछ पढ़ने के बाद लास्ट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम लाइट की जगह पर इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि लाइट का जो एवरेज वेवलेंथ है, इलेक्ट्रॉन बीम का जो एवरेज वेवलेंथ होता है वो लाइट, आपको पता है ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जब पार्टिकल तेजी से चलते हैं तो उससे एसोसिएटेड एक वेव होता है, वो वेव की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बीम जब फास्टली मूव करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कंट्रोल में अगर वो है, तो वो मूविंग इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बिहेव करता है, उसका भी अपना एक वेवलेंथ होता है। और आप देखिए माइक्रोस्कोप में वेवलेंथ जितना कम होगा रिजॉल्विंग पावर उतना ज़्यादा होगा। और इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ होता है वो लाइट के एवरेज वेवलेंथ से कितना होता है?
इस लाइट के एवरेज वेवलेंथ से 5000 गुना कम होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन बीम का वेवलेंथ लाइट की वेवलेंथ से 5000 गुना कम है, इसका मतलब 5000 गुना अगर लैम्डा को कम किया जाए तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप 5000 गुना बढ़ जाएगा। मतलब नॉर्मल माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो रिजॉल्विंग पावर है वो बढ़ जाता है कितने गुना? 5000 गुना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड जो वेव है उसका वेवलेंथ लाइट के एवरेज वेवलेंथ से 5000 गुना कम होता है। ठीक है, तो मॉडर्न टाइम में इस समय नॉर्मल माइक्रोस्कोप की जगह पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है, क्योंकि इसका रिजॉल्विंग पावर 5000 गुना बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये कि अगर आपका नॉर्मल माइक्रोस्कोप 1 मिलीमीटर की डिस्टेंस तक के ऑब्जेक्ट को क्लियरली दिखा सकता है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1/5000 मिलीमीटर, आप समझ लीजिए 1 मिलीमीटर के 5000 टुकड़े करिए, जो एक टुकड़ा एक छोटा डिस्टेंस मिलेगा उस डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को भी ये क्लियरली दिखा सकता है। तो इतना पावरफुल इसका रिजॉल्विंग पावर होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। ठीक है, तो ध्यान रहे आपको कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काफ़ी एडवांस माइक्रोस्कोप है जिसमें हम लाइट की जगह पर इलेक्ट्रॉन बीम यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आज का लेक्चर संपन्न हुआ और काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, लेकिन बहुत ही मज़ा आया इसको पढ़ाने में। आई होप कि आप सब लोगों को पढ़ने में भी काफ़ी मज़ा आया होगा, क्योंकि ह्यूमन आई के बारे में इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट थे। उसके अलावा आपका हाइगेंस आईपीस ठीक है, नॉर्मल है, बहुत मज़ा तो उसमें नहीं आया होगा, बट उसके अलावा ये रिजॉल्विंग पावर, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहे। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो एक कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि ये लेक्चर आपको कितना पसंद आया और आपके एग्जाम के लिए कितना हेल्पफुल रहा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 12 में। तब तक आप पढ़ाई करते रहें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।